हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो यहाँ पे PT 365 का जो अपडेटेड पार्ट है वो हम कवर करेंगे। इस बार मैंने सोचा है कि मैं सब्जेक्ट वाइज कवर करूँगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज अच्छे से दिया हुआ है। पॉलिटी के 26 पेजेस हैं एंड देन उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सो ऑन। सो मैं कंपाइल नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हो कि कंपाइल करूँ तो आप प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं कंपाइल करने का सोचूंगा। ओके एंड जो भी यहाँ पे लिखा होगा हम उसी पे स्टक करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके सो अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड PT 365 में या फिर कहीं भी, तो फिर आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर कमेंट सेक्शन कहीं भी। ओके सो लेट्स स्टार्ट हियर नाउ। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक पॉलिटी के अंडर होगा इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अंडर हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप सभी जानते हो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि उत्तराखंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड 2024 बिल जो है वो पास कर दिया है। ओके सो इस वजह से न्यूज़ में आया। मोर ऑन न्यूज़ और क्या था, उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है कंट्री का जिसने लॉ पास किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। ओके और असम एंड गुजरात जो है ये अदर स्टेट्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए यूसीसी को। ओके अभी कुछ आया नहीं है बट वो वर्क कर रहे हैं उस पर। गोवा एकमात्र इंडिया का ऐसा स्टेट है जहाँ पे एक फॉर्म है कॉमन सिविल कोड का प्रैक्टिस में। ओके और ये किसके अंडर है, द पोर्तुगीज सिविल कोड ऑफ 1867 के अंडर। ओके देन यहाँ पे अगर हम इम्पॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की बात करें रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, सो शाहबानो केस 1985 में आया था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की नीड है स्पेशली मेंटेनेंस मैटर्स में। सरला मुदगल केस 1995 में आया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यूसीसी नीडेड है जेंडर इक्वालिटी के लिए अमंग रिलीजन्स। देन पोलो कोटिन्हो वर्सेस मारिया लुइजा वेलेंटिना परेरा 2019 का केस आया जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया कि नीड है अगेन यूनिफॉर्म लॉज की जिससे कि कंसिस्टेंसी हो सके डिफरेंट लॉज में। ओके देन हम यूसीसी के बारे में जानते हैं। ये प्रोवाइड करता है फॉर्मुलेशन एक लॉ का जो कि इंटायर कंट्री में एप्लीकेबल होगा। ओके विच विल अप्लाई टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज, सभी रिलीजियस कम्युनिटीज़ पे अप्लाई होगा उनके पर्सनल मैटर्स में सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। आर्टिकल 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 4 के अंडर आता है DPSP में। वहाँ पे बताया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया लगाया जाना चाहिए जब कंड्यूसिव सिचुएशन हो। ओके देन स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। करंट स्टेटस की बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की इंडिया में, तो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो हैं वो करंटली गवर्न की जाती हैं बाई ए सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉज। उनके खुद के पर्सनल लॉज हैं ओके जो कि कोडिफाइड है किए गए हैं ओवर द ईयर्स थ्रू वेरियस पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन। जैसे कि हिंदुओं की बात करें अगर हम, तो 4 लेजिस्लेशंस हैं उनके अंडर ये कोडिफाइड है हिंदू पर्सनल लॉ। कौन से 4 लेजिस्लेशंस हैं, हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट ऑफ 1956 है एंड देन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 है। जो टर्म हिंदू है यहाँ पे, जो भी आप हिंदू हिंदू देख रहे हो, इसमें इंक्लूड करते हैं सिख को, जैन को एंड बुद्धिस्ट को फॉर द पर्पज ऑफ दीज लॉज। ओके सर्टेन एस्पेक्ट्स जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ के वो एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं इंडिया में इन एक्ट सच एज शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937 एंड डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट ऑफ 1939। कुछ सेकुलर लॉज भी हैं इंडिया में जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट, आपने हमेशा सुना होगा ये स्पेशल मैरिज एक्ट SMA 1954 जिसके अंडर इंटर रिलीजियस मैरिजेस को गवर्न किया जाता है। ओके देन गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890 है, ये इस्टेब्लिश करता है जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं गार्जियंस के। ओके लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जो लद्दाख के पीपल हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि लद्दाख को एक ट्राइबल एरिया घोषित किया जाना चाहिए अंडर 6th शेड्यूल। ओके सो 6th शेड्यूल की हम बात करते हैं। 6th शेड्यूल अंडर 6th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये अंडर आता है आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 275 क्लॉज 1। वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ओके रेफरेंस दिया है 6th शेड्यूल का। ये प्रोवाइड करता है कि कैसे एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए ट्राइबल एरियाज को इन 4 स्टेट्स। ओके नेमली असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। प्रोविजंस देखते हैं 6th शेड्यूल के, तो ये एम्पावर करता है गवर्नर को कि वो क्रिएट करे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को एंड ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स को इन 4 स्टेट्स में। कौन से 4 स्टेट्स मस्ट है, याद रखो, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कॉम्पोजिशन क्या होता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का,
ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए, ओके, जिनमें से 4 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, ओके, इलेक्ट नहीं, नॉमिनेट किए जाते हैं बाय गवर्नर, और बाकी के जो होते हैं वो सारे के सारे इलेक्टेड होते हैं। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की बात करें तो एक एक्सेप्शन है जहाँ पे 46 मेंबर्स तक हो सकते हैं, ओके। देन ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स की बात करें तो अगर मल्टीपल शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं किसी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में तो गवर्नर जो होता है वो डिवाइड कर सकता है एरियाज को इनहेबिटेड बाय देम इनटू ऑटोनॉमस रीजन्स, ओके। देन पावर्स जो कन्फर की गई हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स को अंडर 6 शेड्यूल वो देखते हैं। लेजिस्लेटिव पावर, ये यहाँ पे रूल्स बनाए जा सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ जो भी लैंड से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ये कौन बनाएगा? एडीसीज एंड एआरसीज बनाएंगे, ओके। बट यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट कवर नहीं किए गए हैं। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट पे बना सकते हैं बट रिजर्व फॉरेस्ट के मैनेजमेंट पे नहीं, ओके। शिफ्टिंग कल्टिवेशन से रिलेटेड रूल्स बना सकते हैं चीफ और हेड मैन अपॉइंटमेंट पे। देन इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, डाइवोर्स एंड सोशल प्रैक्टिस, ये सभी इनके सब सब्जेक्ट डोमेन में आता है, ओके। रेगुलेशन कर सकते हैं एंड कंट्रोल कर सकते हैं मनी लेंडिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो अदर देन शेड्यूल्ड ट्राइब रेजिडेंट इन दैट शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट। एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो इनके पास पावर है कि ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं प्राइमरी स्कूल्स को, डिस्पेंसरीज को, मार्केट्स को, कैटल पॉन्ड्स को, फिजरीज को, रोड ट्रांसपोर्ट को एंड वाटरवेज को इन द डिस्ट्रिक्ट। काउंसिल को ऑथराइज किया गया है कि वो प्रिस्क्राइब करें लैंग्वेज एंड मैनर जो होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का इन द प्राइमरी स्कूल, ओके। देन जुडिशियल पावर्स की बात करें तो यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकें, जो एडीसीज एंड एआरसीज हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूट करें विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट्स एंड कोई भी कोर्ट एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट उसके पास ये ज्यूरिस्डिक्शन नहीं होगा कि वो शूट या केसेस जो हैं काउंसिल कोर्ट्स के उसके ऊपर ज्यूरिस्डिक्शन दे सके, ओके। मीन्स अगर कोई काउंसिल कोर्ट्स का डिसीजन आता है उसके ऊपर अगर कोई आगे आपको बढ़ना है तो आपको हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाना होगा। हाउएवर दीज काउंसिल कोर्ट जो होंगे इनके पास आर नॉट गिवन द पावर, इनके पास ये पावर नहीं दी गई है कि वो डिसाइड कर सकें केसेस जहाँ पे ऑफेंसेस जो हैं वो पनिश किए जाते हैं बाय डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट है 5 से ज़्यादा साल का या फिर 5 साल का, ओके। फाइनेंशियल पावर्स की बात करें तो ये एम्पावर किया गया इन्हें कि बजट प्रिपेयर कर सकें उनके रिस्पेक्टिव काउंसिल के लिए। इन्हें एम्पावर किया गया है कि असेस कर सकें एंड कलेक्ट कर सकें लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेस भी इम्पोज कर सकते हैं प्रोफेशंस पे, ट्रेड्स पे एट्सेट्रा, ओके। देन ये एम्पावर्ड हैं कि लाइसेंसेस ग्रांट कर सकें एंड लीज ग्रांट कर सकें किसकी? एक्सट्रैक्ट करने के लिए मिनरल्स को विद इन देयर जुरिस्डिक्शन, ओके। देन यहाँ पे हम 5th एंड 6th शेड्यूल के बीच में डिफ्रेंसिएशन देखते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेबिलिटी, ये अप्लाई होते हैं सर्टेन शेड्यूल्ड एरियाज पे, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ट्राइबल एरियाज नहीं, शेड्यूल्ड एरियाज पे अप्लाई होते हैं इन एनी स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट 4 स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ओके। करेंटली 10 स्टेट्स में, सारे स्टेट्स में अभी पीसा एक्ट को लेके प्रोविजन नहीं आई, ये मेनली पीसा एक्ट के अंडर फॉर्म होते हैं, ओके। सो अब ये थोड़ा ध्यान रखो। और ये अप्लाई होते हैं ट्राइबल एरियाज में इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, सिर्फ 4 स्टेट्स में लगता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ओके। यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स फॉर्म होती हैं, यहाँ पे एडीसीज और एआरसीज फॉर्म होते हैं, ओके। फुल फॉर्म आप जानते ही हो अब। टीएसी बीइंग द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इतना मत याद रखो, इतना याद रखो कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पास कम पावर्स होती हैं इन रिस्पेक्ट टू एडीसीज एंड एआरसीज, इनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स होती हैं, ओके। देन मोर ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट्स, ये सिर्फ कुछ ट्राइबल राइट्स वगैरह होते हैं जिनका प्रोटेक्शन करते हैं, बट ये सेल्फ गवर्नेंस पूरे काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमस होते हैं, ओके। देन पीसा एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ऑफ कोर्स पीसा एक्ट के अंडर ही सारे वो 10 स्टेट्स आते हैं एंड यहाँ पे कुछ पीसा एक्ट वगैरह जैसा नहीं है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन MEIs। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की, ओके, उसने एक रिजर्व किया है जजमेंट ऑन द केस जो कि कंसर्न जहाँ पे कंसर्न था रिगार्डिंग माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये न्यूज़ में क्यों था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आर्टिकल 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है विद राइट्स ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो भी होती हैं कि वो इस्टेब्लिश कर सकें और एडमिनिस्टर कर सकें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो भी उनके चॉइस का है, ओके। ये माइनॉरिटीज़ हैं तो ऑफ कोर्स उनके चॉइस के अकॉर्डिंग करने देते हैं। देन ये जो एक्ट है NCMEIA एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट ऑफ 2004, ये इनैक्ट किया गया था जिससे कि सेफ गार्ड किया जा सके एजुकेशनल राइट्स जो होते हैं माइनॉरिटीज़ को, जो कि लिखे हुए हैं आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में।
ये कमीशन जो है क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, अच्छे से याद रखो, स्टैट्यूटरी नहीं क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, सॉरी ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये याद रखो अच्छे से, ओके। एंड ये पजेस करता है पावर्स सिविल कोर्ट की, एंड डिसाइड करता है क्वेश्चंस रिलेटिंग टू कि क्या स्टेटस होगा किसी भी इंस्टीट्यूशन का, कि वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, ओके। मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है 6 रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी एंड जैन। हाउएवर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो डिफाइन नहीं की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, तो ये याद रखो, पता भी होगा आप लोगों को, सिंपल है। स्पेशल प्रिविलेजेस क्या मिलते हैं माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। सो अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1A, अगर कोई स्टेट है वो एक्वायर कर लेता है, एक्विजिशन करता है प्रॉपर्टी का किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो कि स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर किया जाता है बाय अ माइनॉरिटी, तो वहाँ पे ड्यू कंपेंसेशन उन्हें प्रोवाइड करना होता है, ओके। जिन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ये रिक्वायर्ड नहीं होता है कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, और ये लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट ऑफ 2006, जो कि अमेंड हुआ था 2012 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की बात करें तो ये भी एप्लीकेबल नहीं होता है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, चाहे वो एडेड हो या फिर अनएडेड हो, कैसा भी हो, ओके। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट। इसके अंडर फर्स्ट टॉपिक है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स इन राज्यसभा। सो यहाँ पे हुआ क्या है, वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन जो है दोनों सेम ही होते हैं, ओके। राज्यसभा का चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये रिकॉन्स्टिट्यूट किया है इसने पैनल जो है वाइस चेयरपर्सन्स का। चेयरमैन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है पैनल वाइस चेयरपर्सन्स का अंडर रूल 8 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा। ये रूल फ्रेम किया जाता है अंडर आर्टिकल 118 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। देन कोई भी मेंबर जो है पैनल का वो प्रिसाइड करता है ओवर राज्यसभा, ओके। अगर एब्सेंस है वहाँ पे चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन की, एंड ये ऑफिस होल्ड करते हैं जब तक कोई नया पैनल वहाँ पे नॉमिनेट नहीं किया जाता, ओके। और जब दोनों ही ऑफिसर्स जो हैं चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के वैकेंट होते हैं, तो ड्यूटीज़ जो होती हैं ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन, वो जो चेयरमैन के ऑफिस की ड्यूटीज़ होती हैं वो परफॉर्म की जाती हैं उस मेंबर के द्वारा राज्यसभा के, जो कि प्रेसिडेंट वहाँ पे अपॉइंट करता है, ओके। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स, ये क्या होता है। सो ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने रिप्लाई किया था टू द मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट्स एड्रेस, ओके। इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, आप मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में जानते होगे जो बहुत इनफ है। ये एक फॉर्मल मोशन है जो कि मूव किया जाता है इन द हाउस, और ये एक्सप्रेस करता है ग्रेटिट्यूड प्रेसिडेंट को, ओके, कि उन्होंने एड्रेस डिलीवर किया है अंडर आर्टिकल 87 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब करते हैं, जब भी फर्स्ट सेशन होता है किसी भी जनरल इलेक्शन का टू द हाउस ऑफ पीपल, या फिर फर्स्ट सेशन होता है जब भी हर एक साल, ओके। तो वहाँ पे एड्रेस प्रेसिडेंट आके एड्रेस करते हैं, उसे मोशन ऑफ थैंक्स वहाँ पे पास होता है, तो उसी से रिलेटेड है ये। आर्टिकल 87 में ये दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि रिक्वायर करता है प्रेसिडेंट को कि वो एड्रेस करें दोनों ही हाउसेस को पार्लियामेंट के, जो कि साथ में उस समय असेंबल होते हैं, एंड इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स समन्स एट द कमेंसमेंट ऑफ, ये मैंने आपको बता दिया, ओके। और ये अडॉप्ट किया जाता है बाई बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, एंड इसमें अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, अमेंडमेंट के साथ भी अडॉप्ट किया जा सकता है, नॉट नीडेड मच, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो की बात करते हैं। यहाँ पे हुआ क्या है कि मद्रास हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को कि जो एक अक्यूज्ड है वो कंटिन्यू कर रहा है एज अ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। मेन ये मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो होता क्या है, बस आप इतना जान के रखो यहाँ पे, इससे ज़्यादा कुछ नीडेड है नहीं, ओके। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 ये अलाउ करता है प्रेसिडेंट को ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम कि वो इंटरेस्ट कर सकता है, दे सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी भी स्पेसिफाइड बिजनेस की टू अ यूनियन मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, ओके। सो यहाँ पे मेनली होता क्या है कि कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है, फिर ऑफिस नहीं होता है हैंडल करने के लिए उसके पास, ओके, बट प्री रिक्विजिट्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं एक मिनिस्टर की तरह। सिंपल सी इतनी ही बात है, यही होता है मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। कोई उसके पास ऑफिस नहीं है हैंडल करने के लिए, बट उसके पास प्रिविलेजेस हैं एक मिनिस्टर की, बट यहाँ पे सैलरी वगैरह उसे मिनिस्टर की तरह नहीं मिलते हैं, सैलरी एंड एमोलमेंट्स वो उसे एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर की तरह ही मिलेंगे, आप ये ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ओके। देन डी नोटिफिकेशन ऑफ कैंटोनमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने डी नोटिफाई कर दिया है
जो सिविल एरियाज़ हैं 10 कैंटोनमेंट्स के, ओके। सिविल एरियाज़ भी होते हैं कैंटोनमेंट्स में, आपको पता होगा, तो उन्हें इसने डी नोटिफाई कर दिया है और अब उन्हें मर्ज किया जाएगा विद कंसर्न्ड स्टेट लोकल बॉडीज़ के साथ, ओके। इससे पहले क्या हुआ था, 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने नोटिफाई किया था स्टेट गवर्नमेंट को कि वो कंसीडर करे रिगार्डिंग कि मर्ज कर दिया जाए सिविल एरियाज़ जो हैं कंटोनमेंट्स के विद नेबरिंग स्टेट म्यूनिसपैलिटीज़, ओके। मिलिट्री एरियाज जो हैं कंटोनमेंट्स को, उन्हें डिक्लेयर कर दिया जाएगा मिलिट्री स्टेशंस की तरह भी, ओके, अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द आर्मी। अब वहाँ पे कोई सिविल एरिया नहीं होगा। कैंटोनमेंट्स की बात करें तो ये एक एरिया होता है जहाँ पे मिलिट्री ट्रूप्स वगैरह रहते हैं, आपने हमेशा देखा होगा, छावनी बोलते हैं शायद, ओके, हिंदी में चेक कर सकते हो आप। एंड इज़ प्राइमरली डेडिकेटेड टू हाउसिंग सोल्जर्स। यहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं सिविल एरियाज़ की बात हो रही है, ओके। जेनेसिस कैसे इस्टेब्लिश किया गया था बाई ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। बैरकपुर जो है कैलकाटा का वो फर्स्ट कैंटोनमेंट था जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1765 में। करेंटली 62 कैंटोनमेंट्स हैं इंडिया में। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे होती है कैंटोनमेंट्स में, और ये सब्जेक्ट मैटर है यूनियन गवर्नमेंट का इन एंट्री 3 ऑफ यूनियन लिस्ट। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जुडिशरी, एंड इसके अंडर हम फर्स्ट टॉपिक देखेंगे 75 ईयर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, किसका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, ऑन 28 जनवरी एट द सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम इन दिल्ली। न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है बट बाकी सुप्रीम कोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं, ओके। और मोर इन न्यूज़, इस ओकेजन पे पीएम ने लॉन्च की मल्टीपल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स जो थे सुप्रीम कोर्ट के लिए, उन्होंने लॉन्च किए, ओके। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स। ये क्या करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को अवेलेबल करेगा, ओके। जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होंगी वो सिटीजन्स को अवेल करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, बिना किसी पैसे के, एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। देन डिजिटल कोर्ट्स 2.0 है यहाँ पे। ये एक एप्लीकेशन है जो कि एक रीसेंट इनिशिएटिव है अंडर द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, जो कि कोर्ट रिकॉर्ड्स को अवेलेबल करता है जजेस को, ओके। कौन से जजेस को, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अगेन। ई कोर्ट मिशन जो है ये लॉन्च हुआ था 2013 में, और इसका एम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मॉडर्नाइज करना चाहता है इंडिया की कोर्ट सिस्टम को बाय मेकिंग इट डिजिटल, एंड इम्प्रूव करना चाहता है एक्सेस टू जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 क्लॉज 1, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, सीजीआई, एंड मैक्सिमम 7 एडिशनल जजेस होने चाहिए, जस्टिसेज होने चाहिए, जब तक कि पार्लियामेंट स्पेसिफाई नहीं करता है एक हायर नंबर, ओके। अभी तो 34 है, 1+33, तो ये स्टार्ट में था, अभी चेंज हो चुका है। करंटली सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो है सुप्रीम कोर्ट की वो 34 है, ओके, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मीन्स 1+33। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन है ये आउटलाइन किए गए हैं अंडर आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है आपको मस्ट है, पढ़ लेने चाहिए, ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। की फीचर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसके पास ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, ओके, टू एडजुडिकेट जो भी फेडरल डिस्प्यूट्स होती हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही डायरेक्ट जाती हैं, ओके। उस पर उनका ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होता है, आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, एंड आर्टिकल पढ़ लो 131। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इसके पास फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32, ये तो आपको पता ही, ये रिट से रिलेटेड है। इसके पास काफ़ी वाइड एपलेट जुरिस्डिक्शन भी है, किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे अपना जजमेंट सुना सकते हैं, ओके, एज इट में इन इट्स डिस्क्रिशन ग्रांट स्पेशल लीव भी ग्रांट कर सकता है कि वो अपील कर सके अंडर आर्टिकल 136। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 136 आप पढ़ लो, ओके। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 143, एंड इसके पास पावर है कि ये रिव्यू कर सके किसी भी जजमेंट को या फिर ऑर्डर को जो कि इसने खुद ही अगर दिया हो, ओके, अंडर आर्टिकल 137। देन रिलेटेड न्यूज़ में अगर देखेंगे तो रीजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड लॉ एंड जस्टिस, उसने इन्फॉर्म किया है पार्लियामेंट को कि गवर्नमेंट जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया इसकी रिकमेंडेशन को कि वो इस्टेब्लिश करेंगे रीजनल बेंचेस सुप्रीम कोर्ट की, ओके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो अंडर आर्टिकल 130 इन्वोक कर सकता है कि वो इस्टेब्लिश की जानी चाहिए रीजनल बेंचेस, ओके। सो आर्टिकल 130 की बात करें अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सुप्रीम यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में होना चाहिए, दिल्ली में बैठना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, या फिर किसी भी अदर प्लेस या फिर प्लेसेस पे, जैसा कि सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट करें, ओके।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही करेंगे बट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। सो ये आप ध्यान रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड या फिर जुडिशरी से, आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 एक बार देख लो। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्राइब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बताया है कि ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो पॉलिसी कोई बनाए। ओके, उन्हें डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, जुडिशरी का डोमेन नहीं है कि वो बोले कि पॉलिसी वगैरह फ्रेम करो। और न्यूज़ में क्या था, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा था कि वेदर आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल जो है उसे डायरेक्ट करना चाहिए था गवर्नमेंट को कि वो एक पॉलिसी बनाए टू फिल अप द पोस्ट ऑफ जज एडवोकेट जनरल एयर। ओके, एएफटी जो है आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, ये सेटअप किया गया है अंडर एएफटी एक्ट ऑफ 2007। एएफटी प्रोवाइड करता है एडजुडिकेशन किसका, ट्रायल का एडजुडिकेशन और ट्रायल ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स टू द कमीशन, अपॉइंटमेंट्स, एनरोलमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, इससे रिलेटेड जो भी होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1957 एंड एयरफोर्स एक्ट 1950। ये बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये फर्दर प्रोवाइड कर सकता है अपील जो कि अराइज होते हैं आउट ऑफ ऑर्डर्स, फाइंडिंग, सेंटेंसेज ऑफ कोर्ट मार्शल हेल्ड अंडर द सेड एक्ट्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। इसकी मीनिंग जानने की नीड नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, सो मैं इस पर स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ। ओके, एएफटी के पास पावर है सिविल कोर्ट की। देन सुप्रीम कोर्ट जो है उसने बताया कि ट्राइब्यूनल जो है वो सब्जेक्ट टू है हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 226 एंड ट्राइब्यूनल्स को परमिट नहीं किया जा सकता कि वो डायरेक्ट करें गवर्नमेंट की को कि वो पर्टिकुलर पॉलिसी फ्रेम करे। ओके, मेन यही मैटर है, आप ये याद रखो, ये सब घुमा घुमा के जो लिखा है ये नीडेड नहीं है आपके लिए। एंड यहाँ पे एससी जो है उसने बोला कि मेकिंग पॉलिसी इज नॉट इन द डोमेन ऑफ द जुडिशरी, पॉलिसी मेकिंग जो है ये जुडिशरी का डोमेन नहीं है, तो ट्राइब्यूनल को दूर रहना चाहिए इससे। ओके, ट्राइब्यूनल सिस्टम की बात करें तो नेचर, अब यहाँ से जो आएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ट्राइब्यूनल्स जो है क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑब्जेक्टिव है ट्राइब्यूनल्स का को बनाने का वो ये है कि केस लोड जो है जुडिशरी का वो कम किया जा सके एंड कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को यहाँ पे लाया जा सके फॉर टेक्निकल मैटर्स। ओके, देन कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की अगर बात करें तो 1976 में 2 आर्टिकल्स आए थे इसमें, 323A एंड 323B, ये इंसर्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में थ्रू 42nd अमेंडमेंट। ओके, 323A क्या बोलता है, ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, सिर्फ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। ओके, याद रखो कि वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को सेंट्रल एंड स्टेट दोनों ही लेवल पे, लेकिन पार्लियामेंट ही करेगा। ओके, फॉर एडजुडिकेशन, जो भी एडजुडिकेशन करना हो मैटर्स का रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। ओके, देन आर्टिकल 323B क्या बोलता है, ये स्पेसिफाई करता है सर्टेन सब्जेक्ट जैसे कि टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म्स एट्सेट्रा हो गया, जहाँ पे पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर अभी दोनों कर सकते हैं। आर्टिकल 323B के अंडर अभी दोनों ही ट्राइब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 2010 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया दैट सब्जेक्ट मैटर्स जो हैं अंडर आर्टिकल 323B ये एक्सक्लूसिव नहीं है एंड लेजिस्लेचर भी यहाँ पे एम्पावर्ड है कि वो ट्राइब्यूनल्स क्रिएट कर सके किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे जो भी उसके डोमेन में आते हैं। ओके, अंडर द परव्यू एज स्पेसिफाइड, जो कि स्पेसिफाइड है 7th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉम्पोजिशन क्या होता है ट्राइब्यूनल्स का अगर देखें तो यहाँ पे जो प्रेजेंस होती है एक्सपर्ट मेंबर्स की, ओके, टेक्निकल मेंबर्स की जिन्हें हम बोलते हैं, अलॉन्ग विद जुडिशियल मेंबर, ये की फीचर होता है ट्राइब्यूनल का जो कि इसे डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम ट्रेडिशनल कोर्ट्स। जुरिस्डिक्शन की बात करें तो हर एक ट्रिब्यूनल जो होता है उसकी एक स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन होती है कि वो सुन सके एंड डिसाइड करे केसेस को उसके डेजिग्नेटेड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में। देन कुछ ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनके पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपील वो सुन सकते हैं, अगर नीचे की किसी कोर्ट में कुछ डिसीजन दिया गया उससे सेटिस्फाई नहीं है तो अपर ट्रिब्यूनल में आके उन्होंने फाइल किया तो उनकी अपील, जो पहले डिसीजन सुनाए जा सकते हैं उनकी अपील भी वो सुन सकते हैं। ये हो गया इनका एपेलेट जुरिस्डिक्शन। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे अपील्स की बात करते हैं। बट अगर कोई अभी मेन ट्रिब्यूनल सुना चुका है, ओके, उसके ऊपर जाना है सीधा कोर्ट में, तो आप हाई कोर्ट के पास जाओगे अपना केस लेकर के। ओके, बट कुछ लॉज में ऐसा भी दिया हुआ है कि अपील जो होती है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट सुनता है। ओके, सो आप जो बता रहा हूँ वो याद रखो। एल चंद्रा कुमार केस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है इससे रिलेटेड। ओके,
यहाँ पे बताया गया था कि अपील्स जो हैं अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ ट्रिब्यूनल्स वो अलाउड हैं कि वो सुनी जा सके इन द डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है ट्रिब्यूनल्स रिलेटेड। देन यहाँ पे की डेवलपमेंट्स की बात करते हैं इन द इंडियन ट्राइब्यूनल सिस्टम। 1941 में क्या हुआ, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल जो है इस्टेब्लिश किया गया था, ये फर्स्ट ट्रिब्यूनल था इंडिया का। ओके, देन 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी जो है 1976 में उसने नोट किया दैट सुप्रीम कोर्ट्स उन पे काफ़ी बर्डन है हाई कोर्ट्स पे। ओके, नॉट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स पे काफ़ी बर्डन है विद सर्विस केसेस बाय पब्लिक सर्वेंट्स। एंड इसी के साथ ही 42nd अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे 323A एंड 323B इंसर्ट किए गए कि ट्रिब्यूनल्स फॉर्म किए जा सके। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स 323A के अंडर सिर्फ पार्लियामेंट करता है, ये याद रखना। देन सिंस 1980s अगर बात करें तो सेवरल ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं डिफरेंट एक्ट्स के अंडर। ये इंक्लूड करते हैं कैट को, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल जो कि हियर करता है अपील्स अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स एट्सेट्रा। देन 2017 में बात करें तो फाइनेंस एक्ट 2017 जो है ये रीऑर्गेनाइज किया इसने ट्रिब्यूनल सिस्टम को। कैसे इसने किया, इसने जो ट्रिब्यूनल्स थे जो सेम फंक्शनल सिमिलैरिटी जिसमें थी उन्हें मर्ज कर दिया। ओके, एंड जो नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स थे वो भी रिड्यूस कर दिए गए फ्रॉम 26 to 19। देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डेलीगेट कर दी गई कि वो रूल्स बनाए। किस लिए रूल्स बनाए, कि वो प्रोवाइड कर सके फॉर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट कैसे होना चाहिए, रिमूवल कब करना किया जाना चाहिए। ओके, एंड क्या कंडीशंस होगी सर्विस की। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, चेयरपर्सन एंड जो मेंबर्स होंगे ट्रिब्यूनल्स के। ओके, उनको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी अपना। देन 2021 में क्या हुआ, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 इनैक्ट किया गया। इस एक्ट ने कुछ ट्रिब्यूनल्स जो है उन्हें अबॉलिश कर दिया, जैसे कि फिल्म सर्टिफिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड एट्सेट्रा। एंड जो इनके फंक्शंस थे उसने ट्रांसफ़र कर दिए जुडिशियल बॉडीज़ को, मेनली हाई कोर्ट्स को। देन एक्ट ने यहाँ पे प्रपोज किया चेंजेस इन द प्रोसेस जो है अपॉइंटमेंट का सर्टेन ट्रिब्यूनल्स के, उसमें भी कुछ इसने चेंजेस किए, बताए कि किए जाने चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज डेफेमेशन। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जो लॉ कमीशन की 285th रिपोर्ट है उसने रिकमेंड किया है कि क्रिमिनल डिफेमेशन जो है वो रिटेन किया जाना चाहिए एज पार्ट ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज। ओके, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है रिलेटेड टू डिफेमेशन, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 499 को अपहेल्ड किया था और बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। अभी हम आगे देखेंगे सेक्शन 499। ओके, चमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि प्रूफ कैसे प्रूफ किया जाना चाहिए गुड फेथ को एंड बोनाफाइड को डेफेमेशन केसेस में। ओके, और न्यूज़ में क्या था, यहाँ पे लॉ कमीशन ने बताया, हाईलाइट किया कि रेपुटेशन जो है ये आर्टिकल 21 के अंडर आती है और ये एक फैसेट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। ओके, एंड ये यहाँ पे ज़रूरत है कि एडिक्वेटली इसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए अगेंस्ट डेफेमेटरी स्पीच एंड इम्प्यूटेशंस। डिफेमेशन को कंसीडर किया जाता है एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की तरह अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में क्या दिया हुआ है, जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में जो भी वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन करके जो भी दिया हुआ है उस पर कैसे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, वो सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ओके, सो डिफेमेशन क्या है, ये कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट है जो कि पब्लिश किया गया है फिर बोला गया है डेलिबरेटली, इंटेंशनली एंड नोइंगली विद द इंटेंशन। वहाँ पे इंटेंशन भी थी कि वो डैमेज करना चाहता था किसी की रेपुटेशन को। ओके, इंडिया में डिफेमेशन की बात करें तो ये कैटेगराइज्ड है इधर क्रिमिनल और सिविल की तरह। ओके, क्रिमिनल डिफेमेशन में क्या होता है, इंडिविजुअल को चार्ज किया जाता है ऑफेंस के साथ, जहाँ पे पनिशमेंट जो होती है वो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल में भी डाला जा सकता है एंड फाइन भी देनी पड़ सकती है। ओके, सिविल डिफेमेशन में बात करें तो ये इन्वॉल्व करता है फाइलिंग अ लॉ सूट, जहाँ पे कंपेंसेशन प्रोवाइड करनी होती है जो भी डैमेजेस किए गए हैं डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स के जरिए। सो उसके अगेंस्ट कंपेंसेशन आप दे रहे हो। ओके, लाइक दैट। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस की बात करें अगर क्रिमिनल डिफेमेशन को लेकर के, तो इंडियन पीनल कोड जो है उस 1860 का, उसमें दिया हुआ था कॉम्प्रहेंसिव प्रोविजंस थे रिलेटेड टू क्रिमिनल डिफेमेशन फ्रॉम सेक्शन 499 टू 502। अब नहीं है, ये सब अबॉलिश कर दिया गया, भारतीय न्याय संहिता आ गया है, याद रखो। ओके, सेक्शन 499 जो है
ये डील करता है विद ओवरऑल डेफिनेशन जो है डेफेमेशन की। देन सेक्शन 500 जो है ये डील करता है विद पनिशमेंट। इसके अंडर वो ऑफेंसेज हैं जहाँ पे डेफेमेशन के केसेस हैं जहाँ पे 2 ईयर्स तक इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है और फाइन और बोथ। ओके, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 ऐड करता है कम्युनिटी सर्विस की। कम्युनिटी सर्विस जो है ये एक टाइप की पनिशमेंट होगी। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेमिशन। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जो है लास्ट ईयर आपने सुना होगा बिल्किस बानो केस में 11 जो कन्विक्ट्स थे उन्हें छोड़ दिया गया था। ओके, रेमिशन मिल गया था, तो उन्होंने यहाँ पे जो सभी को खारिज कर दिया, अब नहीं होगा किसी का रेमिशन वगैरह। ओके, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रांट की थी गुजरात की। रेमिशन की बात करें तो रेमिशन बोलते हैं रिडक्शन किया जाता है। यहाँ पे जो भी सेंटेंस आपको सुनाया गया है, मान लो किसी को सुनाया गया है 10 ईयर्स ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ओके, तो रेमिशन किया गया, मान लो 5 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट किया गया। बट याद रखो नेचर ऑफ सेंटेंस जो था रिगरस इम्प्रिजनमेंट वो चेंज नहीं होगा। कम्यूटेशन में वो चेंज होता है बट रेमिशन में नहीं। रेमिशन रेफर करते हैं रिडक्शन इन पीरियड ऑफ सेंटेंस इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन विदाउट अफेक्टिंग द नेचर ऑफ सेंटेंस, जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे स्टेट जो होता है वो रिलीज कर सकता है कन्विक्ट को पहले ही अंडर देयर रेमिशन पॉलिसी। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है रिलेटेड टू रेमिशन? आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो। ओके, ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो पार्डन कर सके, रिप्रीव कर सके, रिस्पाइट कर सके, सस्पेंड कर सके, रेमिट कर सके, कम्यूट कर सके किसी भी सेंटेंस को किसी भी पर्सन के। ओके, जिसने ऑफेंस किया हुआ है और जहाँ पे सेंटेंस जो है वो किसी कोर्ट मार्शल का है। कोर्ट मार्शल के केस में गवर्नर कुछ नहीं बोल सकता, सिर्फ प्रेसिडेंट ही बोल सकता है। ओके, या फिर कोई भी ऑफेंस उस इंसान ने किया है अगेंस्ट किसी भी लॉ टू अ मैटर जहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो है एक्सटेंड होती है। ओके, ऐसा नहीं कि कहीं भी बाहर जाके किया है किसी फॉरेन कंट्री में तो वहाँ पे जाके बचा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर एक सेंटेंस हो डेथ का, डेथ सेंटेंस में भी पार्डन जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट दे सकता है बट गवर्नर नहीं दे सकता। कम्यूट कर सकता है बट पार्डन नहीं कर सकता। ओके, अंडर आर्टिकल 161 बात करें तो गवर्नर की पावर जो है ये सिमिलर होती है प्रेसिडेंट की तरह बट लिमिटेड होती है टू अ मैटर जहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है स्टेट की एक्सटेंड होती है। ओके, गवर्नर यहाँ पे सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है, फिर कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस को। ओके, बट पार्डन नहीं दे सकता डेथ सेंटेंस में, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही होती है। लीगल बेसिस ऑफ रेमिशन की बात करें तो सेक्शन 432 जो है CRPC 1973 का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये ग्रांट करता था गवर्नमेंट को पावर कि वो सस्पेंड या फिर रिमिट कर सके सेंटेंसेस को, जैसा कि किया भी था गुजरात की गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने। ओके, सेक्शन 433A जो है ये बताता था कि रेमिशन कब मिलना चाहिए, जब 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो चुकी हो। ओके, 14 साल उन लोगों ने जिसको भी रेमिशन देना है उन्होंने 14 साल काट लिए हैं जेल में, उसके बाद ही दे सकते हैं। देन सेक्शन 473, 475, 476, 477 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का, ये कंटेन करता है प्रोविजंस रिलेटेड टू रेमिशन। ओके, देन यहाँ पे देखते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट कौन सी है रिलेटेड टू रेमिशन। फर्स्ट यहाँ पे लक्ष्मण नस्कर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2000। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 5 ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे रेमिशन को कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ पे मेनली क्या बताया गया है कि रेमिशन कब कंसीडर किया जाना चाहिए। मेनली ये बता रहे हैं कि ये पहले ग्राउंड से इनको चेक करना चाहिए। ओके, कि ऑफेंस जो है वो सोसाइटी को एट लार्ज काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडली अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। ओके, प्रोबेबिलिटी क्या है उस पर्सन की वो क्राइम रिपीट करेगा या फिर नहीं करेगा, पोटेंशियल क्या है कि कन्विक्ट जो है वो कमिट करेगा क्राइम फ्यूचर में। ओके, इफ़ एनी पर्पज़ इज़ बीइंग सर्व्ड बाय कीपिंग कन्विक्ट इन प्रिजन, अगर उसे प्रिजन में रख रहे हैं, जेल में रख रहे हैं, तो उससे कोई पर्पस क्या सर्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है कन्विक्ट के फैमिली की, ये सारी चीज़ें पहले कंसीडर की जानी चाहिए। उसके बाद रेमिशन के बारे में सोचना चाहिए कि देना है या नहीं देना है। ओके, सो ये बताया यहाँ पे मेनली। राजकुमार वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 की बात करें तो कोर्ट ने यहाँ पे बताया कि सेक्शन 433A जो है CRPC का, ये किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की उसे इन्फ्लुएंस नहीं करता है, वायलेट नहीं करता है। ओके, अंडर आर्टिकल 72 या फिर 161 जो भी हमने अभी ऊपर पढ़ी थी। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अंडर जुडिशियरी। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की बात करते हैं। एक कमेटी हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसने डेजिग्नेट किया है 56 लॉयर्स एंड एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड को एज सीनियर एडवोकेट्स, और उसमें से 11 जो हैं वुमेन
हैं, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है न्यूज़। ओके, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के जो है वो प्रिस्क्राइब करता है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए। ओके, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एडवोकेट जो कि एंटाइटल्ड है इन रूल्स के अंडर कि वो एक्ट कर सकता है या फिर प्लीड कर सकता है एक पार्टी के लिए इन कोर्ट, मीन्स उसके लिए केस लड़ सकता है कोर्ट में। ओके, देन नो एडवोकेट, कोई भी एडवोकेट अदर देन एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड फॉर अ पार्टी शैल अपीयर प्लीड एंड एड्रेस कोर्ट इन अ मैटर, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। ओके, मीन्स कोई भी एडवोकेट ऐसे नहीं आके अपीयर होगा या फिर लड़ने लगेगा केस वगैरह या फिर एड्रेस करेगा इन फ्रंट ऑफ कोर्ट किसी भी मैटर में, अनलेस वो इंस्ट्रक्ट किया गया है बाय एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या फिर परमिट किया गया है बाय कोर्ट। ओके, सो रूल्स होते हैं, कुछ चलते हैं हर जगह पे, तो वो फॉलो करने होते हैं। बेल की बात की गई है, ये देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाईलाइट किया कि ग्रोइंग रिलक्टेंस, काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंस है ऑन द पार्ट ऑफ ट्रायल जजेस कि वो बेल नहीं ग्रांट करते। ओके, वायलेटिंग राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेल का मतलब क्या होता है? बेल का मतलब होता है रिलीज करना एक पर्सन को जिस पे कोई ब्लेम किया गया है, अक्यूज किया गया है किसी भी ऑफेंस के लिए, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, किसी कुछ सर्टेन कंडीशंस पे जो कि इम्पोज की गई हैं उस पर बाय एन ऑफिसर या फिर कोर्ट, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ अ बेल और अ बेल बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है कितने टाइप की बेल होती है, कौन कौन से टाइप की। इंटरिम बेल होती है, ये ग्रांट की जाती है शॉर्ट टाइम के लिए बिफोर द हियरिंग फॉर द ग्रांट ऑफ रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल। आपने मान लो एप्लीकेशन फाइल की है रेगुलर बेल पाने के लिए या फिर एंटिसिपेटरी बेल पाने के लिए, तो उस टाइम में अगर आपको इंटरिम बेल दी जा सकती है टेम्परेरी पीरियड के लिए। ओके, जब आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो उसे बोलते हैं इंटरिम बेल। देन यहाँ पे रेगुलर बेल होती है, ये ग्रांट की जाती है पर्सन को जो कि अरेस्ट किया गया है या फिर वो पुलिस कस्टडी में। ओके, देन एंटिसिपेटरी बेल, ये फाइल की जाती है बाय दोज हु फियर अरेस्ट फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिनके अंदर फियर है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंडर अरेस्ट किया जा सकते हैं, तो वो यहाँ पे एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हैं। ओके, देन डिफ़ॉल्ट बेल, इसे हम कंपल्सरी या फिर स्टैट्यूटरी बेल भी बोलते हैं। ये प्रोवाइड की जाती है अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 2 ऑफ CRPC। ये अफोर्ड करता है प्रोटेक्शन किसको? अक्यूज को अगेंस्ट डिटेंशन ड्यू टू इनऑर्डिनेट डिलेज, अगर इनऑर्डिनेट डिलेज हो गए हैं इन कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट विद इन टाइम फ्रेम स्टिपुलेटेड बाय लॉ। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। ओके, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है तो इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स जो हैं उन्हें बेल दिया जाएगा अगर इफ़ डिटेन्ड ओवर, अगर उन्हें डिटेन किया जा चुका है फॉर 1/3 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मीन्स जो भी उनका इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम पीरियड का होना था उससे 1/3 टाइम उन्होंने ज़्यादा गुजार लिया है और अभी भी वो डिटेन ही किए गए हैं, उन पे प्रूव नहीं हुआ है कि उन्होंने ऑफेंस किया था या नहीं किया था, तो उन्हें बेल मिल जाएगी। ओके, देन द न्यू लॉ हैज़ एडेड, इसमें स्ट्रिक्ट प्रोविजंस भी लाए गए हैं जहाँ पे बेल डिनाई की जा सकती है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को अगर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या फिर ट्रायल उनके ऊपर चल रहा है इन मोर देन वन ऑफेंस या फिर मल्टीपल केसेस में और वो पेंडिंग है अगेंस्ट अ पर्सन। न्यू लॉ जो है वो उसमें एक और प्रोविज़न है जो कि मैंडेट करता है द सुप्रीमटेंडेंट ऑफ जेल, जो सुप्रिंटेंडेंट होगा जेल का वो सबमिट करेगा एप्लीकेशन किसको? कोर्ट को, कि वो प्रोसीड करें रिलीज किसकी? अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो हैं जिन्होंने 1/3 से ज़्यादा या फिर 1 ऑफ द सेंटेंस वहाँ पे गुजार लिया है और अभी वो अंडर ट्रायल ही हैं। ओके, सो एज द केस में बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस इन द संहिता, मीन्स 1/3 से ज़्यादा या फिर 1/2 से ज़्यादा उन्होंने अगर वहाँ पे टाइम गुजार लिया है और वो अभी भी अंडर ट्रायल हैं तो उन्हें रिलीज़ किया जाना चाहिए और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल की। नीड फॉर पुलिस कस्टडी बियॉन्ड 15 डेज, नीड जो होती है पुलिस कस्टडी की बियॉन्ड 15 डेज, ये कोई ग्राउंड नहीं है कि बेल को डिनाई कर दिया जाए। ओके, सो ये भी यहाँ पे गिवन है। सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ इलेक्शंस। इलेक्शंस के अंडर फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड ANR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स जो ये केस है
इसमें यूनानिमसली स्ट्रक डाउन कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को। यूनानिमसली का मतलब सारे जजेस जो थे उनका सेम डिसीजन था, सेम ओपिनियन था। ओके, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में जानते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है इसका मतलब ये होता है कि एक बॉन्ड जो इश्यू किया गया है इन द नेचर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, ओके, विच शैल बी अ बेरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट एंड शैल नॉट कैरी द नेम ऑफ द बायर और पेई। यहाँ पे बायर कौन खरीद रहा है, किसको पे किया जा रहा है, ये कुछ उस पर नेम वगैरह नहीं होते हैं। ओके, बस प्रॉमिसरी नोट की तरह होता है, जिसके पास होगा वो जाके बैंक में देगा और उसके बदले उसे पैसे मिल जाएंगे, राइट। फीचर्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करें तो ये इश्यू किया जाता है परचेजर को, जो खरीदता है इसे नॉन रिफंडेबल बेसिस पे। एक बार पैसे आपने दे दिए, खरीद लिया, उसके बाद आप रिटर्न देके फिर से पैसे वापस नहीं ले सकते। कुड बी परचेज बाई एनी सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन इसे खरीद सकता है, फिर कोई भी बॉडी जो इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में फ्रॉम ऑथराइज्ड ब्रांचेज ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये लोग खरीद सकते हैं। ओके, देन ये यूज किया जाता है फॉर डोनेटिंग ओनली टू द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को ही डोनेट किया जा सकता है। ओके, जिन्होंने कम से कम 1% वोट लास्ट जनरल इलेक्शन में गेन किए हों, लोकसभा में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके, जो रेशनल है इस स्कीम का वो है कि ये ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस करना चाहते थे इलेक्टोरल फंडिंग में, क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांजैक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेजिटिमेट बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही किए जा सकते थे। ओके, ईच इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसके पास उसमें एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी होता है जो कि विजिबल होता है अंडर अल्ट्रा वायलेट रेज। अब देखते हैं कि चेंजेस क्या हुए हैं पॉलिटिकल फंडिंग में इंडिया में विद फाइनेंस एक्ट 2017। पहले क्या चलता था 2017 में, जब फाइनेंस एक्ट आया उसके बाद क्या चेंजेस आए वो हम देखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, लॉज अमेंडेड बाई कौन सी चीज़ों पे लॉ अमेंड किया है इन्होंने, कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं उस पर इन्होंने लॉ चेंज किया, जो कि आता है अंडर सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पहले क्या था बिफोर फाइनेंस एक्ट 2017, यहाँ पे जो पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस थे किसी भी कंपनी के एक फाइनेंशियल ईयर में, वो एक्सीड नहीं करने चाहिए 7.5%। ओके, जो भी आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रीब्यूशन कर रहे हो 7.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी आपके एवरेज नेट प्रॉफिट का। ओके, मतलब कि लास्ट 3 ईयर्स में जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है उसका एवरेज निकालेंगे और उसका 7.5%, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते किसी पॉलिटिकल पार्टी को। एंड रिक्वायर्ड था कंपनीज़ को कि वो डिस्क्लोज करें पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, अलॉन्ग विद पार्टिकुलर्स ऑफ द टोटल अमाउंट एंड नेम ऑफ द पार्टी, कितना अमाउंट किस पार्टी को दिया है वो सब डिस्क्लोज करना पड़ता था। बट जब अमेंडमेंट हुआ, ओके, नया ये फाइनेंस एक्ट 2017 आया, तो यहाँ पे जो कैप था कि कितनी कॉर्पोरेट फंडिंग की जा सकती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये हटा दिया गया। अलाउ कर दिया गया कंपनीज़ को जो कि इनकॉर्पोरेटेड या एस्टैब्लिश्ड है इंडिया में कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के वाया कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड ओनली रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ, कितना आप टोटल अमाउंट किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे रहे हो वो नीडेड था, दिखा दो, बट ये नहीं कि कितने पैसे किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं। ओके, नॉट द पार्टिकुलर्स ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। ब्लैक मनी कर्व करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, पहले क्या था, पॉलिटिकल पार्टी जो पहले होती थी वो मेंटेन करती थी एक रिकॉर्ड जिसका वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, अगर 20,000 से ज़्यादा उन्हें कोई पैसे दे रहा है तो वो रिकॉर्ड एक मेंटेन करते थे, हाँ इसने दिया। ओके, अलॉन्ग विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटर। एंड जो कैश मोड था पॉलिटिकल डोनेशंस के लिए वो भी अलाउड था इंडिविजुअल्स के लिए पहले। बट अभी चेंजेस के बाद क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब रिक्वायर्ड नहीं था कि वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करें कि कितना कंट्रीब्यूशन आया है उन्हें फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स। देन डोनेशन अगर एक्सेस में है 2,000 रुपीज़ के तो वो रिसीव किया जाएगा ओनली बाई अ चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या फिर थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड। ओके, ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो सेक्शन 29C ऑफ द RP एक्ट 1951 के अंडर आता है ये। यहाँ पे क्या था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिपोर्ट करना होता है सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस पे अगर उन्होंने 20,000 से ज़्यादा पाया है, अभी हमने देखा ऊपर। ओके, एंड पार्टीज़ विल नॉट हैव टू सबमिट रिकॉर्ड्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, बट अभी रिकॉर्ड्स जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के हैं उन्हें नहीं सबमिट करने हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इनकम टैक्स की बात की गई है। यहाँ पे रिसेंटली क्या किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि एक डिमांड रेस की 210 करोड़ की पेनल्टी की तरह एक नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि डिस्क्रिपेंसी थी एंड डिले था उनके रिटर्न्स फाइल करने में। ओके, टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं मेनली, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है, नहीं की, इसलिए पेनल्टी लगी 210 करोड़ की। ओके,
सो सेक्शन 13A ऑफ द IT एक्ट 1961 जो है वो छूट देता है, एग्जेम्प्ट करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो कि रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के द्वारा अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कि वो इनकम टैक्स पे ना करें। ओके, फ्रॉम कुछ एग्जाम्पन्स हैं उन्हें, और फॉर एग्जाम्पन्स पार्टीज मस्ट फुलफिल, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स इन्हें फुलफिल करनी पड़ती हैं। सम कंडीशंस इंक्लूडिंग उन्हें अपना मेंटेन करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, देयर अकाउंट्स आर ऑडिटेड एज पर द लॉ एट्सेट्रा, और उनके जो अकाउंट हैं वो ऑडिट होते हैं एज पर द लॉ। सो ये रिक्वायरमेंट्स कुछ फुलफिल करनी होती हैं। जबकि अंडर सेक्शन 139(4)(b ऑफ द IT एक्ट अगर हम देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिक्वायर्ड है कि वो फाइल करें उनका इनकम टैक्स रिटर्न इफ़ अगर उनकी जो टोटल इनकम है बिफोर एग्जाम्पशंस अंडर सेक्शन 13A, एग्जाम्पशंस मिलने से पहले अगर उनकी टोटल इनकम हायर है देन द टैक्स एग्जाम्पशन थ्रेशोल्ड। ओके, तो उन्हें यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। सो इस वजह से नहीं किया होगा तो फिर 210 करोड़ की पेनल्टी लगी है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ म्यूनिसिपल इलेक्शंस। देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिसेंटली एक जो जजमेंट आई थी, आउटकम आया था सॉरी, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का, उसे नलीफाई कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। ओके, रिफ्यूज़ कर दिया एक्सरसाइजिंग। वो क्यों किया उसने? क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहे थे उनकी पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस। आर्टिकल 142 भी हम देखेंगे, यहाँ पे आर्टिकल 142 है, देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन में पास, सुप्रीम कोर्ट जब उसकी पावर को एक्सरसाइज कर रही होती है तो वो कोई भी डिक्री या फिर ऑर्डर पास कर सकते हैं आर्टिकल 142 के अंदर, जो कि नेसेसरी होता है कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए इन एनी कॉज और मैटर, अगर कोई भी कॉज या मैटर है उसके सामने पेंडिंग चल रहा है। ओके, सो वहाँ पे ये अपना पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये इनेबल करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो एक्सरसाइज करे उसके एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस को इन स्पेसिफिक सिनेरियोज। कौन से सिनेरियोज में? इंक्लूडिंग इशूइंग गाइडलाइंस इश्यू कर सकते हैं, डायरेक्टिव्स इश्यू कर सकते हैं, ऑर्डर्स इश्यू कर सकते हैं गवर्नमेंटल बॉडीज़ को या फिर अदर अथॉरिटीज़ को। ओके, स्पेसिफिक सिनेरियोज भी देखेंगे हम। ये परमिट करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो इंटरवीन करे कौन से मैटर्स में? कंसर्निंग पब्लिक इंटरेस्ट, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, फंडामेंटल राइट्स, जो कि जिससे कि वो सेफगार्ड कर सके उन्हें अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ वायलेशन और इन्फ्रिंजमेंट, कोई भी वायलेट ना कर पाए उन चीज़ों का। ओके, इसीलिए उसे नलीफाई कर दिया जजमेंट को। ये एलिवेट करता है सुप्रीम कोर्ट के रोल को एज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है एंड अल्टीमेट इंटरप्रेटर है लॉ का। ओके, और सर्व करता है एज अ कैटलिस्ट फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म एंड इनोवेशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म हैं, आप इसके बारे में डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे आर्टिकल्स दिए हुए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक्स्ट्रा कुछ भी आप जाके आर्टिकल 243 के अंडर मत पढ़ो, इतना नीडेड नहीं होता है। ओके, बट आपके ऊपर है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर पढ़ सकते हो। अबाउट म्यूनिसिपल इलेक्शंस, इलेक्शंस जो होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए वो होते हैं एज पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। ओके, याद रखो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात हुई है, फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, जो कि फ्रेम किया जाता है बाय लेजिस्लेचर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ओके, जबकि जो इलेक्शंस होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के एंड टाउन पंचायत्स के, वो होते हैं एज पर रेस्पेक्टिव म्यूनिसिपल एक्ट। ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट अलग है और ये म्यूनिसिपल एक्ट अलग है। ओके, सो दोनों के डिफरेंट एक्ट्स के अंदर इलेक्शंस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज़, ये आर्टिकल्स यहाँ पे अच्छे से आप देख लो, बाकी नीड नहीं होगी। कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करें तो वो आर्टिकल 243R के अंडर गिवन है। ये याद रखो एक क्लॉज नहीं है आर कोई। ओके, ये कंप्लीट सिंगल आर्टिकल है 243R, क्लॉज नहीं है ये। ऑल द सीट्स इन अ म्यूनिसिपैलिटी, जो भी सीट्स होती है म्यूनिसिपैलिटी में वो फिल की जानी चाहिए बाई पर्सनस जो कि चूज़ होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए। ओके, डायरेक्ट इलेक्शन होता है उसके जरिए मेंबर्स चूज़ होते हैं फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द म्यूनिसिपल एरिया। और इस पर्पज़ के लिए जो म्यूनिसिपल एरिया होता है उसे डिवाइड किया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिन्हें हम वार्ड्स भी बोलते हैं। अगर आप रहे हो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले एरिया में तो आप ज़रूर जानते होगे। ओके, या फिर आप सर्च कर सकते हो। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करें तो वो आर्टिकल 243T के अंडर गिवन है। सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व की जाती हैं वीकर सेक्शंस के लिए, शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स के लिए, वुमेन्स के लिए एंड अदर ग्रुप्स के लिए एज पर रिस्पेक्टिव म्यूनिसिपल एक्ट। ओके, एंड 1/3 जो सीट हैं उन ऐसी लगभग मिनिमम 1/3 ऐसी सीट्स होनी चाहिए टोटल नंबर जहाँ पे वो रिजर्व की जानी चाहिए, शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू द SCs और STs।
मीन्स जो रिजर्व्ड हैं सीट्स SCs एंड STs के लिए, उन सीट्स में 1/3 जो सीट्स होनी चाहिए वो वुमेंस को मिलनी चाहिए मिनिमम। ओके, ये बताया गया है यहाँ पे। उससे ज़्यादा हो सकता है बट कम नहीं होना चाहिए। ड्यूरेशन क्या होती है म्यूनिसपैलिटीज़ की, वो आर्टिकल 243U के अंडर गिवन है। 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ, जब भी वो अपॉइंट किए जाते हैं उनकी पहली मीटिंग के लिए, तो वहाँ से 5 साल गिने जाते हैं और उतना इनका टेन्योर होता है। ओके, इलेक्शन जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए म्यूनिसपैलिटी को, वो रिक्वायर्ड होते हैं कि वो कंप्लीट किए जाएँ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द म्यूनिसपैलिटी। जब तक उनका 5 साल का टेन्योर खत्म हो, उससे पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। अगर म्यूनिसपैलिटी डिसॉल्व की जाती है 5 साल से पहले ही किसी भी वजह से, तो इलेक्शन जो होते हैं फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए न्यू म्यूनिसपैलिटी, वो रिक्वायर्ड होते हैं कि कंप्लीट किए जाएँ विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, जब भी वो डिसोल्यूशन हुआ है। ओके, उस डिसोल्यूशन के 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। म्यूनिसपैलिटी जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है अपॉन डिसोल्यूशन, वो कंटिन्यू करेगी सिर्फ रिमाइंडर जो बचा हुआ पीरियड था। 5 साल में 2.5 साल रहे थे, उसके जो 2.5 साल बचा तो उतने ही 2.5 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। ओके, देन अगर डिसॉल्व म्यूनिसपैलिटी का टेन्योर जो है वो लेस देन 6 months ही बचा था, तो ये नेसेसरी नहीं होगा कि इलेक्शंस होल्ड किए जाएँ उस पीरियड के लिए। मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि अगर सिर्फ 6 महीने का ही टेन्योर बचा हुआ है, ओके, तो आप 6 महीने के लिए कोई न्यू म्यूनिसपैलिटी नहीं लाओगे। ओके, आप पूरे 5 साल का फिर टेन्योर उसे मिलेगा। सो ये बात यहाँ पे बताई गई है। स्टेट इलेक्शन कमीशन आता है आर्टिकल 243ZA के अंडर, जो सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल है ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड द कंडक्ट जो होना चाहिए इलेक्शंस में ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द म्यूनिसपैलिटी से रिलेटेड जो भी इलेक्शंस होंगे, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर आता है। जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 कैटेगरीज होती हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट की। नगर पंचायत होता है सबसे पहले, ये ट्रांजिशनल एरिया के लिए होता है। ओके, मीन्स वो एरिया जो ट्रांजिशन कर रहा है, रूरल से अर्बन बन रहा है धीमे धीमे करके। ओके, तो वहाँ पे नगर पंचायत होती है। देन अगर वो अर्बन एरिया बन गया बट अभी छोटा है, तो उसके पास म्यूनिसिपल काउंसिल होगी। और अगर वो लार्ज अर्बन एरिया बन गया तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो जाएगी, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप देख सकते हो। ओके, अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है उसकी अंडर 3 अथॉरिटीज़ होती हैं। ओके, काउंसिल होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है एंड कमिश्नर होता है। काउंसिल जो होती है इसमें काउंसिलर्स होते हैं और ये एक डेलिब्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग होती है कॉरपोरेशन की, जो कि हेड की जाती है बाई अ मेयर। जैसे कि प्रेसिडेंट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे ही कुछ मेयर की पोजीशन होती है, जस्ट ऑर्नामेंटल। ओके, ये असिस्ट किया जाता है बाई डिप्टी मेयर। दो द मेयर एक ऑर्नामेंटल फिगर होता है, इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी। तो आप ऐसे प्रेसिडेंट से लिंक करके याद रख सकते हो। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो क्रिएट की जाती है जिससे कि वो फैसिलिटेट कर सकें वर्किंग काउंसिल की। ओके, जो कि काफ़ी लार्ज होती है इन साइज़। जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उन डिसीजंस का इम्प्लीमेंटेशन जो कि लिया जाता है बाय काउंसिल एंड इट्स स्टैंडिंग कमिटीज़। इंडियन सिटीज़ जो है वो लार्जली फॉलो करती हैं केस मॉडल, CAC केस मॉडल को, कमिश्नर एज चीफ एग्जीक्यूटिव एज अपोज टू डीम मॉडल। ओके, डायरेक्टली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव मेयर। ये क्या है, डीम मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेयर मॉडल होता है। ओके, मेयर के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, बट हम जो फॉलो करते हैं वो केस मॉडल, CAC केस मॉडल। ये एक वीक मेयर मॉडल होता है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो लाई करती है इन द हैंड्स ऑफ कमिश्नर, जो कि एक IAS ऑफिसर होता है। ओके, हर स्टेट जो है इंडिया में उसने इनैक्ट किया हुआ है लेजिस्लेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसपैलिटीज़, उनके स्टेट्स में स्पेसिफाई करते हैं जिससे कि फंक्शंस क्या होंगे, स्ट्रक्चर क्या होंगे, रिसोर्सेज कैसे प्रोवाइड की जाएंगी एंड उनका रोल क्या होगा सिविक एडमिनिस्ट्रेशन में, किसका, म्यूनिसिपैलिटीज़ का। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सिंपल लैंग्वेज में हम अगर सुनते होंगे न्यूज़ में तो आचार संहिता बोलते हैं, वही है। ओके, तो न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज आप जानते हो कि पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं। ओके, लोकसभा के। MCC तब इफेक्ट में आता है जब ECI जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करता है इलेक्शंस, तुरंत आ जाते हैं। जैसे अनाउंस किए इलेक्शंस कल परसों से हैं, अगर आज बोला उसने कि कल से इलेक्शन है तो तुरंत लग जाता है वो। ओके, थोड़े दिन बाद का, ऑफकोर्स 1 महीने बाद का बोलते हैं, बट तुरंत लग जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आफ्टर ECI अनाउंस दैट कंट्री वुड वोट इन 7 phases। 7 phases में इलेक्शंस हो रहे हैं इस बार, अप्रैल 19 से लेकर के जून 1 तक, इसीलिए UPSC की एग्जाम्स भी डिले हुए। ओके, एंड रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड ऑन जून 4। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाई हैं, जिससे कि वो गवर्न करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड उनके कैंडिडेट्स का कंडक्ट। ओके, इन रन अप टू एन इलेक्शन, जिससे कि वो इंश्योर करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन।
ये आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंफर्मिटी में है, जो कि पावर देता है ईसीआई को कि वो सुपरवाइज करे इलेक्शन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर के एसईसी नहीं, ईसीआई ही देखता है इलेक्शन, तो ध्यान रखना है। ये ऑपरेशनल होता है फ्रॉम डेट दैट द इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस। जब भी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है तुरंत ये लागू हो जाता है, टिल दैट, और कब तक रहता है, जब तक रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हो जाते। ओके, ये किसी लॉ के द्वारा इन्फोर्सबल नहीं है कि आपने वॉयलेट किया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट कुछ प्रोविजंस हैं जो कि इन्फोर्सबल हैं थ्रू करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस, जैसे कि स्टैट्यूट्स हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके जरिए कुछ इसके जो लॉ पार्ट्स हैं वो इन्फोर्सबल होते हैं। ओके, देन यहाँ पे रोल क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इन लाइट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये देखते हैं। 1960 में एमसीसी जो है पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इन स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन केरला। 1974 में ईसीआई ने डायरेक्ट किया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कि वो कॉन्स्टिट्यूट करे डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टैंडिंग कमिटी, जिसके अंडर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता था वो एमसीसी का वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है उस पर देखता था। ओके, 1979 में क्या हुआ, ईसीआई जो है उसने ऐड किया एक सेक्शन जिससे कि वो रेगुलेट करता था, रेगुलेट एंड प्रिवेंट करता था किसी भी पार्टी को जो पावर में है, उसे प्रिवेंट करता था कि वो कोई गेन ना करे अनफेयर एडवांटेज इलेक्शंस के दौरान। ओके, 2013 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एच सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो कुछ गाइडलाइंस रिगार्डिंग इलेक्शन मैनिफेस्टोज इंक्लूड करे, जो कि उसने इंक्लूड की एमसीसी में। ओके, देन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जो प्रोहिबिट की जाती हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमसीसी। कैंडिडेट जो होते हैं वो फाइनेंशियल ग्रांट्स को अनाउंस नहीं कर सकते। मोर ओवर गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च नहीं कर सकती। ओके, कोई प्रॉमिस नहीं किया जा सकता अथॉरिटीज़ से रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक रोड्स एक्सेट्रा। प्रोहिबिशन होता है किसी भी एड हॉक अपॉइंटमेंट्स पे इन गवर्नमेंट और पब्लिक अंडरटेकिंग्स की। होने वाले 1 महीने बाद इलेक्शन, कल को पोस्ट सारी खोल दी, 1 करोड़ लोगों को भर लिया, वैसा कुछ नहीं कर सकते। मिनिस्टर्स और कैंडिडेट्स जो होते हैं वो सैंक्शन नहीं कर सकते ग्रांट्स या पेमेंट्स डिस्क्रिशनरी फंड्स से। ओके, देन बैन होता है गवर्नमेंट रिसोर्सेज पे लाइक ट्रांसपोर्ट, मशीनरी एट्सेट्रा फॉर कैंपेनिंग। ओके, देन लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, और यहाँ पे हम पहले देखेंगे रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने कुछ न्यू रूल्स लाए हैं फॉर द एलोकेशन ऑफ सिंबल्स की, कैसे सिंबल्स एलोकेट किए जाएंगे आरयूपीपीज को, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को। ओके, जो न्यू रूल्स हैं वो मैंडेट करते हैं आरयूपीपीज को कि वो फर्निश करे, वो प्रोवाइड करें इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर सिंबल्स। कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी होगी इन्हें, ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड करने होंगे लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स के, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जो है लास्ट 2 इलेक्शंस का वो दिखाना होगा इन्हें। ओके, और जो नई रजिस्टर्ड पार्टीज़ होंगी उन्हें सब ऑफ कोर्स नहीं देना होगा, आप समझ रहे होंगे। आरयूपीपीज जो होते हैं ये वो हैं जिन्होंने इनफ परसेंटेज ऑफ वोट्स या फिर सीट्स नहीं पाए हैं लास्ट जनरल इलेक्शंस में टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी स्टेट टू बिकम अ स्टेट पार्टी, जिससे कि वो स्टेट पार्टी बन पाए, या फिर सेम फॉर नेशनल पार्टी इन जनरल इलेक्शंस ऑफ टू द लोकसभा। देन ये इंक्लूड करता है न्यूली रजिस्टर्ड पार्टीज़ को या फिर उन पार्टीज़ को जिन्होंने कभी कंटेस्ट भी नहीं किया इलेक्शन आफ्टर बीइंग रजिस्टर्ड, ऑफ कोर्स रजिस्टर होने के बाद। ओके, ईसीआई जो है वो अलॉट करता है सिंबल पॉलिटिकल पार्टीज़ को अंडर द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1968। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस दैट इज IDP। सो ये क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने नोटिफाई किया है स्कीम किसके लिए, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस के लिए। आप नाम मतलब समझ रहे होगे सुन के ही, इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं ये लोग। ओके, मणिपुर में वायलेंस हुआ था तो कुछ लोग हुए हैं, बहुत सारे लोग हुए हैं, और इनके लिए किया गया है ईसीआई ने कि वो उनसे वोट डलवाएगा रिलीफ कैंप्स में। ओके, अपकमिंग इलेक्शंस में ये फैसिलिटेट करेगा वोटिंग फैसिलिटीज़ पीपल्स को जो कि डिस्प्लेस किए गए हैं उनके नेटिव प्लेसेस से। ओके, अगर हम यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ की बात करें उसके अकॉर्डिंग जो IDPs होते हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस, वो होते हैं जो फोर्स किए जाते हैं कि वो अपना घर छोड़ के जाएं बिकॉज ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, वायलेंस या फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन या फिर डिज़ास्टर की वजह से, और वो इंटरनेशनल बॉर्डर को भी नहीं क्रॉस कर रहे हैं, उनके अंडर ही हैं, एक ही कंट्री में हैं, इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इंडेलीबल इंक, वोटर्स इंक। ये वही इंक है जो आप वोट डालने जाओगे तो उसके बाद आपके उंगली पे लगा दी जाती है लेफ्ट हैंड की। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे माइसोर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड जो है MPVL जो कि सोल मैन्युफैक्चरर है इंडेलीबल इंक का, वोटर्स इंक का, उसने रिसीव किया उसका लार्जेस्ट ऑर्डर इलेक्शन कमीशन से
26.55 लाख वायल्स ऑफ मार्कर का। ओके, सो इसलिए न्यूज़ में आया। अंडर रूल 49K, के का मतलब 1000 बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अंडर रूल 49K ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, हर एक इलेक्टर जो होता है वो अलाउ होता है कि उसकी लेफ्ट फोर फिंगर को इंस्पेक्ट किया जाए बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर पोलिंग ऑफिसर के द्वारा, एंड एक इनडेलीबल इंक जो होती है वो वहाँ पे पुट की जाती है, लगाई जाती है। ओके, एक बार इसे अप्लाई कर दिया गया तो ये पर्पल कलर की जो इंक होती है ये रिमूव नहीं की जा सकती किसी भी केमिकल, डिटर्जेंट, सोप या फिर ऑयल से कई मंथ्स के लिए। ओके, इंक जो होती है ये सिल्वर नाइट्रेट कंटेन करती है, AgNO3, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हो। विच ऑन रिएक्शन विद नेल, जब वो रिएक्शन करती है नेल के साथ, नाखून के साथ, तो ऑन एंड ऑन एक्सपोजर टू लाइट गेट्स डार्कर, और जब एक्सपोज होती है लाइट से तो डार्क हो जाती है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं नॉमिनेशन प्रोसेस। यहाँ पे देखते हैं नॉमिनेशंस जो हैं वो फाइल किए जाते हैं अंडर सेक्शन 33 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। दो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हैं, 1950 का है, 51 का है। दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्या है, मस्ट है, आपको पता होना चाहिए, फंसा सकती है यूपीएससी यहाँ पे। ओके, डेट जो होती है फाइल करने की नॉमिनेशन को वो फिक्स की जाती है बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कैंडिडेट या फिर कोई भी उसका प्रपोजर जो होता है वो डिलीवर कर सकता है नॉमिनेशन पेपर को। किसे डिलीवर करना होता है, रिटर्निंग ऑफिसर को, मस्ट है, पता होना चाहिए, या फिर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को। एक जो इलेक्टर होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ओके, जहाँ पे इन विच द कैंडिडेट कंटेस्ट इलेक्शन कैन बी अ प्रपोजर, तो प्रपोजर जो होता है वो इलेक्टर ही हो सकता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। ओके, दूसरी कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी से लाके आप नहीं प्रपोज कर सकते कि ये मेरा प्रपोजर है, ऐसा नहीं हो सकता। और जो प्रपोजर होता है, सिर्फ एक प्रपोजर की नीड होती है इन केस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। ओके, एंड 10 प्रपोजर्स की नीड होती है अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शंस को, या फिर कोई भी ये है जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से आ रहा है। मैक्सिमम 4 नॉमिनेशन पेपर ही फाइल किए जा सकते हैं बाई अ कैंडिडेट या फिर उसके बिहाफ पे बाई फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, देन नॉमिनेशन पेपर हॉलीडेज पे फाइल नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है यहाँ पे पोस्टल बैलेट्स। यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है उसने नोटिफाई किया है पोस्टल बैलेट्स को फॉर एसेंशियल सर्विस वर्कर्स। कुछ और भी नोटिफिकेशंस आई थी तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे शायद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो आप एक बार देख लेना। ओके, पोस्टल बैलेट्स या फिर वोट बाई पोस्ट जो है वो अलाउ करता है एलिजिबल वोटर्स को वो कि एक्सरसाइज करें उनके फ्रेंचाइज को, वोटिंग राइट्स को, व्हेन दे आर, जब वो एबल नहीं है कि वो आके वहाँ पे वोट डाल पाएँ। जैसे कि मिलिट्री वगैरह वहाँ पे फोर्सेस वगैरह आती हैं, सॉरी मिलिट्री नहीं, फोर्सेस आती हैं, तो वो लोग दूसरे स्टेट से आके वहाँ पे होते हैं। ओके, तो वो कहाँ कैसे वोट डालेंगे, तो वो इसी के जरिए डालते हैं, पोस्टल बैलेट के जरिए। ओके, एलिजिबल वोटर्स कौन से होते हैं पोस्टल बैलेट्स के लिए, सर्विस वोटर्स जैसे कि मेंबर हो गए आर्म्ड फोर्सेस के, आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ अ स्टेट के, एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं एट्सेट्रा। एब्सेंटी वोटर्स हो सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी एट्सेट्रा। इलेक्टर्स, वो इलेक्टर्स जो कि इलेक्शन ड्यूटी पे हैं, ओके, वो कैसे डालेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर जो पड़े हुए हैं जेल वगैरह में, ओके, उन्हें बंद कर रखा है। ये याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जो पकड़े जाते हैं, रखे जाते हैं, उन्हें भी हक होता है कि वो वोट डाल सकें, मस्ट है, याद रखो। पेपर यूज़ होता है जो पोस्टल बैलेट में, डिफरेंट होता है फ्रॉम द वन यूज्ड इन EVM। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन और बिल्स। एंड फर्स्ट यहाँ पे है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2024। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है MHA, ओके, उसने अमेंड किया है सिटीजनशिप रूल्स 2009 को एंड नोटिफाई किया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 को, जिससे कि वो CAA जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उसे एनफोर्स कर सकें। बैकग्राउंड क्या है, पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था CAA 2019 अंडर आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 11 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो प्रोविजंस बनाए रिलेटेड टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड जो भी उससे रिलेटेड मैटर्स हैं, ओके, सिटीजनशिप से रिलेटेड। CAA का एम क्या है, ये सिटीजनशिप प्रोवाइड करना चाहता है एक टारगेट ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स को, अगर उनके पास, इवन इफ उनके पास वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो कि मैंडेटेड हैं अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 की अगर बात करें तो ये प्रोवाइड करता है कि इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं, अगर वो 4 कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं तो वो ट्रीट नहीं किए जाएंगे इलीगल माइग्रेंट्स की तरह अंडर द एक्ट। कौन सी ये 4 कंडीशंस हैं, वो हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज या फिर क्रिश्चियंस होने चाहिए। ओके, वो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान से होने चाहिए, वो इंडिया में इंटर किए होने चाहिए या तो 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले। ओके, और वो
ट्राइबल एरियाज़ में ना रह रहे हों। जैसे कि 6 शेड्यूल में सिक्स शेड्यूल के अंदर कुछ ट्राइबल एरियाज़ आते हैं, स्टेट्स आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सो वहाँ पे वो नहीं होने चाहिए, या फिर ऐसे एरिया में नहीं होने चाहिए जहाँ पे इनर लाइन परमिट लागू होती है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज़ में इनर लाइन परमिट है, मिजोरम में है, नागालैंड में है, ओके, तो वहाँ पे नहीं होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, इन जो भी ये माइग्रेंट्स हैं, स्टेट माइग्रेंट्स जो हमने बात की इनकी, इन्हें एग्जेम्प्ट करती है कि वो एडवर्स पीनल कॉन्सिक्वेंसेस को फेस नहीं करेंगे जो कि लगाए जाते हैं। अगर आप पासपोर्ट एक्ट के अंडर देखोगे तो वहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं। अगर आप दूसरे कंट्री से आते हो, यहाँ पे आपके पास वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो पीनल कॉन्सिक्वेंसेस आप पे लगते हैं, आपको जेल में बंद किया जाता है, वो सब नहीं होगा इनके साथ। सो एंड फॉरेनर्स एक्ट के अंडर जो भी है वहाँ पे भी फॉलो नहीं करेंगे और आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, ओके। देन पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन जो है इनके लिए 11 से 5 ईयर्स कर दिया गया है। मेनली 11 ईयर्स होता है, इनके लिए 5 ईयर्स कर दिया गया है, ओके, फॉर द अबव कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट्स। सभी के लिए नहीं किया गया है, मेनली याद रखो, सिर्फ माइग्रेंट्स के लिए जो अबव कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट्स हैं। जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कैंसिल कर सकती है OCI को, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को, ऑन 5 ग्राउंड्स। कौन से ग्राउंड्स हैं वो देखते हैं। अगर उन्होंने फ्रॉड के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, फिर उन्होंने डिसअफेक्शन शो किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर वो इंगेज कर रहे हैं विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर, ओके। देन अगर नेसेसिटी है इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। अगर वो 5 साल के अंदर, रजिस्ट्रेशन के 5 साल के अंदर OCI जो है वो सेंटेंस किया जाते हैं, जेल की सज़ा सुनाई जाती है 2 या उससे ज़्यादा के लिए, ओके, तो उन्हें किया जा सकता है। देन की हाइलाइट्स क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 की देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। टू अप्लाई, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए बाय रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन, ये इन जनरल है, ऊपर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है CAA से, तो ध्यान रखो। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं या फिर कुछ चीज़ें फुलफिल करनी होती हैं कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, मैरी किया होना चाहिए किसी इंडियन सिटीजन से, माइनर चाइल्ड होना चाहिए इंडियन सिटीजन का, ओके। देन अ पर्सन हु जिसके पेरेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए एक इंडियन सिटीजन की तरह, पर्सन या फिर उसके जो पेरेंट्स हैं, ओके, वो इंडियन सिटीजन थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन थे, मतलब कि रजिस्टर होना चाहिए एज OCI कार्ड होल्डर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ओके। अदर क्वालिफिकेशंस क्या हैं फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो, ओके। एप्लीकेंट को एक एफिडेविट देना होगा जो कि वेरीफाई करेगा करेक्टनेस उसके स्टेटमेंट्स की जो कि उसने एप्लीकेशन में दिए हुए हैं, ओके। और एक एफिडेविट होगा इंडियन सिटीजन का साथ में कि वो टेस्टिफाई करेगा कैरेक्टर ऑफ द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट के पास एडिक्वेट नॉलेज होने चाहिए ऑफ वन ऑफ द लैंग्वेजेस जो कि लिस्टेड हैं 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 8 शेड्यूल में इंग्लिश नहीं है, गलती से भी आप मत सोच लेना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी। रूल्स जो है यहाँ पे रिलैक्स किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स में कि आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन का प्रूफ नहीं देना है, ओके। एप्लीकेंट्स को प्रोवाइडेड है कि वो 20 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकता है as a proof of entry into India, including visas, residential permits, census slips, driving licenses, Aadhaar cards, etc. Renouncing citizenship of another country, एप्लीकेंट जो है उसके पास डिक्लेरेशन होना चाहिए जहाँ पे वो बताए कि सिटीजनशिप है जो कंट्री की, उसके जहाँ पे वो रह रहा था पहले, वो अब रिनाउंस हो जाएगी, वो हट जाएगी, ओके, इररिवोकेबली इफ़ द एप्लीकेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इज़ अप्रूव्ड। अगर इंडियन सिटीजनशिप मिली तो वो अपनी प्रीवियस कंट्री की जो सिटीजनशिप है वो छोड़ देगा। अथॉरिटी कौन सी होगी जो कि एप्लीकेशन को अप्रूव करेगी, जिसके सामने एप्लीकेशन देना है। अंडर सेक्शन 6B ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 एक एप्लीकेशन जो होती है वो सबमिट की जानी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एम्पावर्ड कमेटी को थ्रू द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो कि नोटिफाइड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट्स क्या है फॉर OCI कार्ड होल्डर्स। ये OCI कार्ड होल्डर्स को मल्टीपल पर्पस, मल्टीपल एंट्री, लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है कि वो इंडिया विजिट कर सकते हैं। देन उन्हें कुछ एग्जाम्पशंस होती हैं कि उन्हें लोकल पुलिस अथॉरिटी के साथ रजिस्टर नहीं करना होता, चाहे जितना वो रुक सकते हैं इंडिया में, ओके। पैरिटी दी जाती है NRIs के साथ इन रिस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल फील्ड्स। बट अगर मैटर आता है कि एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर फिर प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ का, तो वो OCI कार्ड होल्डर्स नहीं खरीद सकते, बट NRIs खरीद सकते हैं, ओके। फॉरेन नेशनल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर OCI। कौन से फॉरेन नेशनल एलिजिबल होते हैं OCI के लिए अप्लाई करने को, जो कि एलिजिबल हैं एलिजिबल थे इंडियन सिटीजन बनने के लिए 26 जनवरी 1950 को,
या फिर वो इंडियन सिटीजन थे किसी भी टाइम पे आफ्टर 26 जनवरी 1950, या फिर वो बिलोंग करते थे टेरिटरी से जो कि इंडिया का पार्ट थी, इंडिया का पार्ट बन गई थी आफ्टर 15 अगस्त 1947, या फिर वो चाइल्ड थे, ग्रैंड चाइल्ड थे, या फिर ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हैं ऑफ सच अ सिटीजन गिवन अबव। अगर इसमें से जो सिटीजन क्वालिफाई कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, अगर उनका चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड है, तो भी OCI कार्ड होल्डर बन सकता है। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट EDA 1897। ये न्यूज़ में क्यों था? ये टॉपिक मेरे हिसाब से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार देख लो, हर चीज़ देख लेनी चाहिए, बट इम्पॉर्टेंस आप उसी पे दो जो आपको लगता है कि यूज़फुल है आपके लिए। ओके, रिसेंटली क्या हुआ है कि 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने रिपोर्ट की एक लाई है जिसका नेम है अ कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू ऑफ द एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट ऑफ 1897 टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। न्यूज़ में और क्या था, जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसने सुओ मोटो एग्जामिन किया है EDA 1897 को एंड इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 को। है क्या इसमें? इसने कुछ इश्यूज़ को हाईलाइट किया है कि यहाँ पे कुछ कमियाँ हैं वो दिखाई हैं। लॉ ने बताया है, इसने बताया है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कि ये जो लॉ है EDA 1897 ये ग्रांट करता है एक्सेसिव गवर्नमेंट पावर। गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा पावर्स दी हुई हैं जो कि ये वहाँ पे फेयर है कि अब्यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट उसका। ओके, एंड यहाँ पे एपिडेमिक या फिर इन्फेक्शियस डिसीजेस को डिफाइन नहीं किया गया एंड डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है एपिडेमिक, आउटब्रेक एंड पैंडेमिक के बीच में। ये आप मतलब पता होना चाहिए, आउटब्रेक छोटे लेवल पे, उससे ज़्यादा फैल गई तो एपिडेमिक, एंड पैन लेवल पे फैल गई पूरे वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज़ में तो पैंडेमिक हो जाता है। ओके, जो एक्ट होता है उसमें स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है ज़्यादा, जिससे कि डिसीज़ के लिए इफेक्टिव सर्वेलेंस किया जा सके, क्वारंटाइन प्रोसेस की जा सके एंड अवेलेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके ड्रग्स एंड वैक्सीन की एक्सेट्रा। जो एक्ट है ये स्टैट्यूटरी पावर नहीं प्रोवाइड करता है लोकल गवर्नमेंट्स को कि वो रेगुलेट कर सकें एपिडेमिक डिसीजेस को। ये रिकमेंड किया है इसने कि या तो अमेंड कर देना चाहिए इस लॉ को या फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव नया लेजिस्लेशन लाना चाहिए इन एग्जिस्टिंग गैप्स को फुलफिल करने के लिए। ओके, देन इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लो। ये अडॉप्ट किया गया था बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन 1969 एंड इसे रिवाइज किया गया 2005 में। ये एक ओवरआर्चिंग लीगल फ्रेमवर्क है जो पब्लिक हेल्थ इवेंट्स के लिए एंड इमरजेंसीज के लिए जिनमें पोटेंशियल है कि वो बॉर्डर्स क्रॉस करके दूसरी भी कंट्रीज़ में फैल सकते हैं। ओके, देन ये लीगली बाइंडिंग है ऑन 196 कंट्रीज़ और इंक्लूडिंग 194 WHO मेंबर स्टेट्स। ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बताता है कंट्रीज़ के लिए एंड इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट कि उन्हें रिपोर्ट करना होगा पब्लिक हेल्थ इवेंट अगर कोई वहाँ पे हुआ है। ओके, ये आउटलाइन करता है क्राइटेरिया कि कैसे डिटरमाइन करना है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, कोई अगर पर्टिकुलर इवेंट हुआ है वहाँ पे तो वो एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है नहीं, उसके लिए एक क्राइटेरिया आउटलाइन करता है। ओके, देन की हाइलाइट्स क्या है एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट ऑफ 1897 के जेनेसिस। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ये एक्ट टैकल करने के लिए एपिडेमिक जो थी ब्यूबोनिक प्लेग की, उसे इन द एस्टवाइल बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1896 जब लॉर्ड एल्गिन टू जो थे वो वाइस रॉय थे 1894 से 1899 तक। इतना देख लिया बहुत है, इनके बारे में ज़्यादा सर्च करने की नीड नहीं। पावर्स टू गवर्नमेंट, क्या पावर्स हैं गवर्नमेंट के पास? ये ग्रांट करता है एक्सटेंसिव पावर गवर्नमेंट्स को कि वो रेगुलेट करे, प्रिवेंट करे एंड कंट्रोल करे डेंजरस पैंडेमिक डिसीजेस को। ओके, ये अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो शिप्स एंड वेसल्स जो आते हैं इनकमिंग आउटगोइंग जो भी हैं अराइव करते हैं पोर्ट्स पे, उन्हें इंस्पेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, देन 2020 अमेंडमेंट की बात करें तो एपिडेमिक डिसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो आया वो इनेक्ट किया गया था जिससे कि स्टॉप किया इसके वायलेंस जो कि फेस किया था बाई हेल्थ केयर वर्कर्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। काफ़ी न्यूज़ आपने ये सुनी होगी। ओके, अंडर 2020 अमेंडमेंट वायलेंस जो होता है अगेंस्ट अ हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल या फिर डैमेज किया गया है उसे या फिर लॉस किया गया है किसी भी प्रॉपर्टी का, तो वहाँ पे पनिशमेंट होती है विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 to 5 ईयर्स, 3 से 5 साल की जेल या फिर 50 से 2 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टेम्पल रेगुलेशन इन इंडिया। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने पास किया कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स अमेंडमेंट बिल 2024। ओके, सो पास कर दिया इसे टू रेगुलेट टेम्पल्स इन द स्टेट। सो लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है टेम्पल्स को रेगुलेट करने के लिए? सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे हैं, ये आपको मस्ट है पता होना चाहिए। आर्टिकल 25 क्लॉज 1 ये इक्वली इंटाइटल करता है सभी पर्सनस को, ओके, कि वो उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए रिगार्डिंग कंसाइंस एंड राइट होना चाहिए उनके पास कि फ्रीली वो प्रोफेस कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, प्रोपोगेट कर सकें उनके रिलीजन को। बट यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ये आज खुद 3 ही यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं।
आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है, ओके। आर्टिकल 25 क्लॉज 2 इनेबल करता है स्टेट को कि वो इनैक्ट करे लॉज जिससे कि रेगुलेट किया सके, फिर रिस्ट्रिक्ट किया जा सके किसी भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या फिर अदर सेकुलर एक्टिविटी को जो कि एसोसिएटेड है रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ। स्टेट यहाँ पे लॉज बना सकता है सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म के लिए, या फिर हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ओपन कर सकता है पब्लिक कैरेक्टर के लिए, सभी क्लासेस के लिए, या फिर सेक्शंस ऑफ हिंदूज के लिए। सबरीमला केस आपने देखा होगा, ओके। आर्टिकल 26 प्रोवाइड करता है फॉर द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो सिटीजन्स के लिए। एंड यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शंस हैं रिगार्डिंग पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। एंट्री 28 जो है कंकरेंट लिस्ट में, ओके, ऑफ शेड्यूल 7, ये एम्पावर करती है यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स को, दोनों को ही, ओके, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी, कि वो लॉ बना सकें चैरिटीज़ एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस पे, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोमेंट्स पे एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स की बात करते हैं। सेवरल स्टेट्स जो हैं अक्रॉस द कंट्री उन्होंने इनैक्ट किया लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिससे कि वो रेगुलेट करते हैं इन इंस्टीट्यूशंस को थ्रू द पावर्स अकॉर्डेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिली है। तो ये याद रखो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है, ओके। हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स कमीशन 1960, ये कमीशन जो है डिक्लेयर करता है दैट गवर्नमेंट कंट्रोल जो है ओवर टेम्पल्स ये एसेंशियल है मैल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ओके। सो टेम्पल रेगुलेशन इन कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं। रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट जो है 1863 का वो आया था, इनैक्ट किया गया था जिससे कि लोकल कमिटी सेटअप की गई टू ओवरसी द टेम्पल्स। मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट ऑफ 1925 प्रोवाइड करता था ओवरसाइट किसकी, टेम्पल मैनेजमेंट की, थ्रू अ बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स विद इनॉर्मस पावर्स, जिनके पास इनॉर्मस काफ़ी ज़्यादा पावर्स थी। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सिनेमेटोग्राफ सर्टिफिकेशन रूल्स 2024। ये टॉपिक एज अ होल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कैटेगरी ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट बाकी मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता। PT 365 जो पहले थी उसमें भी आया था, बट लेट्स सी। जो सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट है 2023 का, वहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है उसने नोटिफाई किया है, न्यू रूल्स आए हैं जो, ओके, इस एक्ट के अंडर। न्यू रूल्स कौन से, सिनेमेटोग्राफ सर्टिफिकेशन रूल्स 2024, जो कि रिप्लेस करते हैं सिनेमेटोग्राफ सर्टिफिकेशन रूल्स ऑफ 1983। की एस्पेक्ट्स क्या हैं सिनेमेटोग्राफ सर्टिफिकेशन रूल्स 2024 के, वो देखते हैं। टर्म्स ऑफ ऑफिस, एक मेंबर जो होगा बोर्ड का वो ऑफिस होल्ड करेगा ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप समझ गए होंगे कि जब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकती है, जब चाहे किसी को ला सकती है, ओके। रिप्रेजेंटेशन दी गई है वुमेन को, ये बताता है दैट 1/3 जो होते हैं ये मेंबर्स बोर्ड में वो वुमेन्स होने चाहिए एंड प्रेफरेबली हाफ जो मेंबर्स हों वो वुमेन्स ही होने चाहिए, ओके। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी पैनल्स, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक एडवाइजरी पैनल हर एट ईच ऑफ द रीजनल ऑफिस, हर एक रीजनल ऑफिस पे ऑफ द बोर्ड, ओके। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के लिए क्या है, बाय रिड्यूसिंग टाइमलाइंस, टाइमलाइन रिड्यूस कर दी गई है कि कब जो प्रोसेसिंग ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन किया जाएगा, सिंपली मतलब कि टाइमलाइन जो है रिड्यूस कर दी गई है फिल्म सर्टिफिकेशन के प्रोसेस के लिए, ओके। एंड यहाँ पे कंप्लीट डिजिटल प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है जिससे कि ट्रांजैक्शनल टाइम जो है वो एलिमिनेट किया जा सके। इंपॉर्टेंट नहीं है, सब याद रखना। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ यूए, ये इंपॉर्टेंट है। सब डिवीजन जो है एग्जिस्टिंग यूए का अनरिस्ट्रिक्टेड विद कॉजन कैटेगरी का वो किया गया है विद 3 मोर एज बेस्ड कैटेगरीज, जो कि हम इंफोग्राफिक में आप देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कैटेगरीज ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, कैटेगरी एंड सर्टिफाइड ऑडियंस। अगर यू लिखा हुआ है कैटेगरी है तो ये यूनिवर्सल है एंड बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, ओके। बट अगर यूए आ जाता है, ओके, ये यूए कैटेगरी आ जाती है तो इसमें 3 एज बेस्ड कैटेगरीज हैं। यूए 7+ है, यूए 13+ है एंड यूए 16+। 16 मीन्स 16, 13, 7 क्या ईयर्स हैं कि इतने से ज़्यादा के लोग देख सकते हैं, ओके। ये विदाउट रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट ये सब्जेक्ट टू है गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स और गार्जियंस। पेरेंट्स और गार्जियंस जो है उनके गाइडेंस में ही देखना चाहिए, ओके, ऐसा बताया है। अगर ए लिखा हुआ है तो वो मतलब सिर्फ एडल्ट्स के लिए, ओके। एंड अगर एस लिखा हुआ है तो फिर वो कुछ मेंबर्स के लिए है, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के या फिर क्लास ऑफ पर्सनस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ये जो यूए है ये इंश्योर करेगा कि यंग व्यूअर्स जो हैं वो एक्सपोज्ड हैं टू एज अप्रोप्रिएट कंटेंट्स, अपनी एज से अलग जाके नहीं देख रहे हैं। 7 साल का बच्चा 18+ वाले या 16+ वाले में नहीं देख रहा जाके, ये लेकिन वॉलंटरी है, ओके। प्रोविज़न क्या है, प्रायोरिटी स्क्रीनिंग के लिए है। फॉर एक्सपेडाइटिंग द स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, अगर कोई अर्जेंसी वगैरह है यहाँ पे बताया गया है फिल्म मेकर्स को लेकर के, तो यहाँ पे रिगार्डिंग प्रायर कमिटमेंट्स की गई हैं रिलीज़ करने के, तो वो उन्हें प्रायोरिटी स्क्रीनिंग दे सकते हैं, पहले देख वेख लेंगे, ओके। सो नीडेड नहीं है ये सब अगेन।
चेंज ऑफ कैटेगरी ऑफ फिल्म फॉर टेलीविज़न, रीसर्टिफिकेशन जो है एडिटेड फिल्म का फॉर टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट यहाँ पे किया जाएगा, जो कि एज चूँकि सिर्फ अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन कैटेगरी फिल्म्स जो ही हैं वही टेलीविज़न पे शो की जा सकती हैं। परपेचुअल वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लो। रिस्ट्रिक्शन जो है पहले क्या था, 10 ईयर्स के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता था, अभी परपेचुअल वैलिडिटी हो गई, लाइफ लॉन्ग के लिए दे दिया जाएगा। ओके, रिलेटेड न्यूज़ में आप देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है उसने रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की गई हैं जिनका एम है कि वो एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को इन्हांस करता है पर्सनस के लिए जो जिनमें इम्पेयरमेंट्स हैं रिगार्डिंग हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट्स इन द पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फीचर फिल्म्स इन सिनेमा थिएटर्स। ओके, सो उनके लिए भी कुछ इस मीजर्स लें, उनकी बात की गई है सिंपली। देन ये जो इनिशिएटिव है अलाइंड है विद RPWD एक्ट। RPWD एक्ट मीन्स राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 2016, जो कि मैंडेट करता है गवर्नमेंट एक्शन को कि वो प्रमोट करे यूनिवर्सल एक्सेस एंड इंक्लूजन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग एक्सेस टू फिल्म्स की। मतलब जो PWD पर्सन्स होते हैं, विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, उन्हें भी एक्सेस हो सके, वो भी फिल्म्स वगैरह देख सके उनके अकॉर्डिंग, राइट। सो यहाँ पे दिखाया गया बताया गया है कि अगर आपको ज़्यादा जानना है सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में तो आप आर्टिकल 6.3 जो है सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023 का, जो कि PT 365 पॉलिटी में दिया था 2024 के, वो वहाँ पे जाके देख सकते हो। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। फर्स्ट है यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। नाम से ही समझ रहे होगे डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, ये काफ़ी लोग दंगे वगैरह करते हैं तो फिर हो जाता है ऐसा। सो उनके रिगार्डिंग दिया गया है। रिसेंटली क्या है कि 22nd लॉ कमीशन जो उसने 284th रिपोर्ट सबमिट की है जिसका नेम है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर प्रोविजंस देखें रिगार्डिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स जो है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, ये क्लॉज है बट जो कैपिटल में ए लिखा होता है वो क्लॉज नहीं, वो एक फुल आर्टिकल होता है, वो आप ध्यान रखो थोड़ा। ओके, 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में क्या दिया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें प्रोवाइडेड है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी में क्या है, असेंबल पीसफुली एंड पीसबली एंड विदाउट आर्म्स हम असेंबल हो सकते हैं। ओके, ये इम्प्लिसिटली कंटेन करता है राइट टू प्रोटेस्ट को, बट राइट टू स्ट्राइक हमारे पास नहीं होता है। हाउएवर जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं जो कि न्यूसेंस क्रिएट करते हैं या फिर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं वो कवर नहीं किए जाते हैं। ओके, पीसफुली असेंबल होना है, आपको न्यूसेंस नहीं क्रिएट करना है, राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आर्टिकल 51A के अंडर। सो आर्टिकल 51A अगेन ये कंप्लीट एक आर्टिकल है। ड्यूटी होती है हर एक सिटीजन की कि वो सेफ गार्ड करे पब्लिक प्रॉपर्टी की एंड अब्जोर करे वायलेंस। ओके, मतलब वायलेंस वगैरह ना करे और पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करे। ड्यूटी तो है बट ये ऑब्लिगेशंस नहीं है, इसके लिए कोई एक्ट नहीं है कि आप ऐसा नहीं करोगे तो कुछ होगा, बट करना तो चाहिए। ओके, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी PDPP एक्ट 1984 ये कंटेन करता है प्रोविजंस जो कि डील करता है विद मिसचीफ्स रिजल्टिंग इन डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। सेक्शंस 425 to 440 जो है IPC के, वो भी डील करते थे। आप भारतीय न्याय संहिता में आप जाके देख सकते हो कौन से हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। पेपर बहुत लीक होते हैं, उससे रिलेटेड है। ओके, ये काफ़ी गलत बात है, पेपर वगैरह लीक करते हैं, इससे काफ़ी लोगों को नुकसान होता है। तो उससे रिलेटेड पार्लियामेंट ने बिग लेवल पे आया, अभी स्टेट्स को इस पर अपने अपने लॉज बनाने होंगे आगे चल के। ओके, सो देखते हैं रिसेंटली पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। की फीचर्स क्या है इस एक्ट के, कवरेज कहाँ पे है, एग्जामिनेशन जो कि UPSC कराती है। ओके, कई एग्जामिनेशन UPSC कराती है, हमारे ही नहीं कराती, CSE का और भी होते हैं। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवेज, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एट्सेट्रा, ये कवरेज है इसका। ऑफेंस जो होगा वो कॉग्निजेबल होगा, मीन्स अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी वारंट। नॉन बेलेबल होगा, बेल नहीं मिलेगी। नॉन कंपाउंडेबल होगा, अगर आपने किया ऐसा तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह नहीं हो सकता यहाँ पे। प्रोविजन क्या है पनिशमेंट का, 3 से 5 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी एंड फाइन होगी अप टू 10 लाख रुपीज़। ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप ने अगर ऐसा काम किया है कोई तो 5 से 10 साल की जेल होगी एंड मिनिमम 1 करोड़ का जुर्माना होगा। ओके, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस जो है उसने डिसाइड किया है कि वो भी एक सेटअप करेगी हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी पब्लिक एग्जामिनेशंस पे। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। और यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है रीवैम्प्ड स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ये न्यूज़ में क्यों आया, बिकॉज जो गवर्नमेंट है उसने अप्रूव किए हैं फंड्स किसके लिए, फॉर रीवैम्प्ड स्कीम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की,
ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस DARPG। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों के बारे में आप जानो। CP ग्राम्स के बारे में दिया हुआ है वो जानना जरूरी है। इस रिवैम्प्ड स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में जानते हैं। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के अंडर। पीरियड की बात करें तो जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट की जाएगी नेक्स्ट 2 ईयर्स में ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल। नेक्स्ट 2 ईयर्स में 2024-25 एंड 2025-26। 2 वर्टिकल्स होंगे यहाँ पे। मेनली 2 स्कीम्स हैं रिगार्डिंग स्कीम फॉर कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस एंड नेक्स्ट है स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इसीलिए 2 वर्टिकल्स लिखा हुआ है। कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट देखते हैं स्कीम फॉर कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस। यहाँ पे क्वालिटी रिड्रेसल की बात की गई है, मीन्स जो 10 स्टेप CP ग्राम रिफॉर्म्स है उनको आगे लेकर चलेंगे। अब ये इन्फोग्राफिक्स में अभी हम देखेंगे ये है क्या 10 स्टेप CP ग्राम्स रिफॉर्म। इसका एम क्या है कि ये इम्प्रूव करना चाहते हैं क्वालिटी जो है ग्रीवांस रिड्रेसल की। AI असिस्टेड रिड्रेसल होगा। इससे क्या होगा कि टाइमलाइन रिड्यूस हो जाएगी जब ये डेवलप करेंगे एक AI असिस्टेड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, जैसे कि CP ग्राम्स है। ओके, यूनिफाइड ग्रीवांस रिड्रेसल की बात करें तो प्रोजेक्ट जो है ये इंटीग्रेट कर देगा सभी ग्रीवांस पोर्टल्स को, और इससे क्या होगा कि CP ग्राम्स जो है ये सिंगल लार्जेस्ट इंटरफेस हो जाएगा फॉर पब्लिक ग्रीवांसेस। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो डीपर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन होगा यहाँ पे। कैपेसिटी बिल्डिंग होगी ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर्स की एट्सेट्रा। स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंडर बात करें तो स्ट्रैटेजिक एलोकेशन होगा। जो स्कीम है ये यूटिलाइज करेगी रिसोर्सेज को इंटरनेशनल एक्सचेंज के लिए एंड कॉपरेशन एक्टिविटीज़ के लिए, द नेशनल E-गवर्नेंस अवार्ड्स स्कीम एट्सेट्रा। सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्ट्रैटेजिक एलोकेशन होगा, ये याद रखोगे। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात करें तो 2 नोडल एजेंसीज जो हैं वो हैंडल करते हैं पब्लिक ग्रीवांसेस को। एक तो है DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, एंड डायरेक्टरेट है ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस जो कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर आता है। यहाँ पे CP ग्राम्स के बारे में जानते हैं, मीन्स सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये आया था 2007 में। ओके, DARPG के द्वारा। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि अवेलेबल है सिटीजन्स को 24/7 मीन्स 24 घंटे, जहाँ पे कंप्लेंट्स लॉन्च की जा सकती हैं, कंप्लेंट्स ग्रीवांसेस मीन्स लॉन्च की जा सकती हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ को किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड टू सर्विस डिलीवरी। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें नहीं कवर किए जाते हैं, वो भी देखेंगे। ये एक सिंगल पोर्टल है जो कि कनेक्ट करता है सभी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स को ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। इश्यूज़ कौन से यहाँ पे नहीं लिए जाते रिड्रेस के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। RTI मैटर्स हो गए, कोर्ट रिलेटेड मैटर्स, रिलीजियस मैटर्स एट्सेट्रा। आप देख के समझ पा रहे हो कौन से मैटर्स नहीं ले सकते लोग। DARPG ने डेवलप किया है एक फ्रेमवर्क जिसे हम बोलते हैं सेवोत्तम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसेंशली मीन्स है कि एक्सेलेंस होना चाहिए पब्लिक सर्विस में। तो ग्रीवांस रिड्रेसल से मतलब रखता है सेवोत्तम, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से रिलेटेड है। ओके, सेवोत्तम फ्रेमवर्क के 3 कंपोनेंट्स हैं, सिटीजन्स चार्टर, ग्रीवांस रिड्रेस मैकेनिज्म एंड सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी। 2022 की बात करें तो 2022 में गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था 10 स्टेप रिफॉर्म ऑफ CP ग्राम्स। अब आप देखते हैं 10 स्टेप रिफॉर्म्स ऑफ CP ग्राम्स। फर्स्ट है यहाँ पे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ CP ग्राम 7.0। यहाँ पे ऑटो राउटिंग होगी ग्रीवांसेस की टू द लास्ट माइल, मीन्स हर एक जगह से वो ग्रीवांसेस आ सकें कि लोग अपने ग्रीवांसेस थे उनसे एड्रेस किया जा सके, राइट। टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट की बात करें तो ऑटोमेटिक फ्लैगिंग होगी, मीन्स जो भी अर्जेंट ग्रीवांसेस होंगे उनको ऑटोमेटिकली फ्लैग किया जाएगा बाय यूजिंग AI एंड ML, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ओके, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं जो 8th शेड्यूल में गिवन है। ओके, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं अलॉन्ग विद इंग्लिश नहीं है 8th शेड्यूल में। ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स, रैंकिंग होगी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स की उनके परफॉर्मेंस बेसिस पे। फीडबैक कॉल सेंटर, 50 सीटर कॉल सेंटर होगा जो कि फीडबैक कलेक्ट करेगा फ्रॉम सिटीजन्स। 1 नेशन 1 पोर्टल, इंटीग्रेशन होगा स्टेट पोर्टल एंड अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल्स का CP ग्राम्स के साथ। इंक्लूसिविटी एंड आउटरीच, एम्पावर करेगा रिमोटेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया को कि वो फाइल कर सके ग्रीवांसेस। ओके, देन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कंडक्ट होगा वाया ISTM एंड सेवोत्तम स्कीम जो कि इनेबल करेगा इफेक्टिव ग्रीवांस रेजोल्यूशन। अगर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग होगी तो इफेक्टिवली वो ग्रीवांस को रेजोल्यूट कर सकेंगे, ओके, रिजॉल्व कर सकेंगे। मॉनिटरिंग प्रोसेस, मंथली रिपोर्ट होंगी फॉर बोथ द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। डेटा स्ट्रैटेजी यूनिट established होगा at DARPG डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस फॉर इंसाइटफुल डेटा एनालिटिक्स।
लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा SAAB मीन्स सोशल ऑडिट एडवाइजरी बोर्ड। रिसेंटली क्या हुआ है कि फर्स्ट मीटिंग जो है साब की मीन्स सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी की वो हेल्ड हुई, आयोजित हुई। सो SAAB जो है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एडवाइजरी बॉडी है जो कि सेटअप की गई है इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस दैट इज NIST टू मिनिस्ट्री इन, जिससे कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे सोशल ऑडिट्स को फॉर वेरियस स्कीम्स। ओके, वेरियस स्कीम का सोशल ऑडिट करेंगे, मेनली है इसका मतलब है। NIST फंक्शन करती है अंडर DOSJE मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल ऑडिट का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट होता है किसी भी प्रोग्राम या स्कीम का, जो कि कंडक्ट की जाती है विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। एंड यहाँ पे कंपेयर करते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को विद एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल ऑडिट की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है प्रोविजन सोशल ऑडिट के कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में, सच एज मनरेगा एग्जाम्पल है उसका। जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है वो इस्टेब्लिश करती है नेशनल रिसोर्स सेल फॉर सोशल ऑडिट NRCSA टू इंश्योर, जिससे कि वो इंश्योर करती है सोशल ऑडिट को थ्रू डेडिकेटेड सोशल ऑडिट यूनिट्स एट द स्टेट लेवल। मेघालय फर्स्ट स्टेट है जो कि ऑपरेशनलाइज करता है एक स्टेट सोशल ऑडिट लॉ को। देन नेक्स्ट यहाँ पे है पोर्टल्स फॉर अ मॉडर्नाइज्ड मीडिया लैंडस्केप। अगेन नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है उसने लॉन्च किए 4 न्यू मीडिया रिलेटेड पोर्टल्स, जिससे कि वो स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं मीडिया रिलेटेड सर्विसेज को एक अम्ब्रेला के अंडर। ओके, 4 न्यू पोर्टल्स की बात करें तो प्रेस सेवा पोर्टल है, ये है फॉर ऑटोमेशन ऑफ द प्रोसेस, ऑटोमेशन करना चाहते हैं प्रोसेस का फॉर न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन। नेविगेट भारत पोर्टल है, ये सिंगल प्लेटफॉर्म है विद एन इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस फॉर गवर्नमेंट वीडियोज़। सिर्फ ऐसे ही देख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल रजिस्टर फॉर लोकल केबल ऑपरेटर्स, ये स्ट्रीमलाइन करता है रेगुलेटरी प्रोसेस को इन केबल टेलीविजन सेक्टर। ट्रांसपेरेंट एम्पैनलमेंट मीडिया प्लानिंग एंड बिलिंग सिस्टम फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, ये इन्हांस करता है एफिशिएंसी इन मीडिया प्लानिंग ट्रांसपेरेंसी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स CPI 2023। इंडिया जो है उसने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है इसमें 93rd रैंक पाई है 180 कंट्रीज़ में। ओके, पहले इसकी 85 रैंक थी 2022 में, अब घट के 93 पे पहुंच गए हैं। CPI की बात करें तो ये रिलीज़ किया जाता है बाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और भी इसकी इंडेक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो और देख सकते हो। ये रैंक करता है कंट्रीज़ को एंड टेरिटरीज़ को बाई दियर परसीव्ड लेवल, कितना उनमें पब्लिक सेक्टर करप्शन है वो देख के, ऑन अ स्केल फ्रॉम जीरो अगर पाया तो हाईली करप्ट, और 100 तो बहुत ही ज़्यादा क्लीन। ओके, 2023 में डेनमार्क जो है वो फर्स्ट पे आए हैं, फॉलोड बाई फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे। ये हमेशा जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ एंड न्यूजीलैंड है इन सारे इंडेक्स में आगे ही रहते हैं। पंडरम लैंड्स, ये क्या है? अगेन कहाँ से रिलेटेड है वो आप याद रख सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंटिन्यू कर रहा है नंबर करना ट्रीज़ को ऑन पंडरम लैंड्स। ओके, सो लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनी आइलैंड लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी रेगुलेशन 1965 जो है ये डिफाइन करता है पंडरम लैंड्स को। कौन सी लैंड्स होती हैं? वो लैंड्स जहाँ पे गवर्नमेंट के पास प्रोप्राइटी राइट है। ओके, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस रेगुलेशन, इस रेगुलेशन के कमेंसमेंट होने के बाद। एंड उन लैंड्स को भी इंक्लूड करता है जहाँ पे गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है ओके ऐसे राइट्स को अंडर दिस रेगुलेशन, इस रेगुलेशन के अंडर, एंड अंडर एनी अदर लॉ या फिर किसी अदर लॉ के अंडर। लैंड जो अदर देन पंडरम लैंड है जहाँ पे पर्सन के पास प्रोप्राइटी राइट्स हैं अंडर कस्टमरी लॉ ऑफ द आइलैंड, वो डिफाइंड है एज जिनमम लैंड ओके अंडर 1965 रेगुलेशन। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ सकते हो। नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म, ये देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक प्लेटफॉर्म जिसका नेम है नीति फॉर स्टेट्स। ओके, नाम से ही समझ रहे होगे क्या है। ये कॉम्प्रहेंसिव डिजिटल इनिशिएटिव है जो कि डिज़ाइन किया गया है जिससे कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एम्पावर किया जाएगा उनके परस्यूट में कि नेशनल डेवलपमेंट गोल्स जो है उनको फॉलो कर सकें, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। की फीचर्स क्या है प्लेटफॉर्म के? ये ऑफर करता है एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी वैल्यूएबल रिसोर्सेज का, इंक्लूडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस कहाँ पे कौन सी रही हैं ओके तो आप उसको कॉपी करके अपने जगह को भी अच्छा कर सको। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, डेटा सेट्स एंड नीति आयोग पब्लिकेशंस। मल्टीलिंगुअल होगा, मीन्स ये अवेलेबल होगा 22 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में, मीन्स जो वही शायद शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं उनकी रिगार्डिंग हो, एंड 7 फॉरेन लैंग्वेजेस में। कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, मीन्स
यहाँ पे टेलर्ड डिजिटल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होंगे ऑफिसर्स के लिए एट वेरियस लेवल, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। सो मेन क्या था कि आप नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये याद रखो, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता। एक्सपर्ट हेल्प, स्पेशलाइज गाइडेंस होगा थ्रू पार्टनरशिप विद लीडिंग इंस्टीट्यूशन, जिससे कि एड्रेस किया जा सके स्पेसिफिक चैलेंजेस को। देन नेक्स्ट है यहाँ पे PIB फैक्ट चेक यूनिट। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने नोटिफाई किया जो फैक्ट चेक यूनिट है अंडर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग MIB, वो फैक्ट चेक यूनिट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसने नोटिफाई किया। ओके, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीती है उसने नोटिफाई किया है कि PIBFCU मीन्स प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक यूनिट जो है अंडर ये आती है अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, जिसे MIT रूल्स 2021 भी बोलते हैं। MIB एंड मीती जो है वो काफ़ी क्लोजली वर्क कर रहे थे इस सब्जेक्ट पे कि वो एड्रेस कर सकें चैलेंजेस ऑफ फेक न्यूज़, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, जो लोग फेक न्यूज़ ज़्यादा फैला देते हैं, राइट। फैक्ट चेक यूनिट जो है PIB के अंडर वो इस्टेब्लिश की गई थी 2019 नवंबर में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था मेनली कि ये एक्ट करेंगे एक डेटरेंट की तरह कि टू क्रिएटर्स एंड डिसेमिनेटर्स ऑफ फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन, उन लोगों के अगेंस्ट जो कि क्रिएट करते हैं फिर डिसेमिनेट करते हैं, प्रसार करते हैं फेक न्यूज़ का या फिर मिस इन्फॉर्मेशन का, पब्लिक को गुमराह करते हैं, उनके अगेंस्ट। ओके, ये प्रोवाइड करेगा पीपल को एक ईजी एवेन्यू कि वो जल्दी से रिपोर्ट कर दे सस्पिशियस एंड क्वेश्चनेबल इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। PIB जो है ये नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट की जो कि डिसेमिनेट करती है, प्रसार करती है इन्फॉर्मेशन का ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स, अचीवमेंट्स। आप हमेशा देखते होंगे PIB के बहुत सारे आपको रिलेटेड आर्टिकल्स ये PT 365 में ही मिल जाएंगे आपको। देन नेक्स्ट है हमारा प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन, PB शब्द। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसने लॉन्च किया PB शब्द, मीन्स प्रसार भारती शेयर्ड वीडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। किस चीज़ से रिलेटेड होता है ये सारे टर्म्स वो कॉन्टेक्स्ट में याद रखा करो, बाकी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसने लॉन्च किया PB शब्द वेबसाइट्स ऑफ DD न्यूज़ एंड आकाशवाणी न्यूज़ एंड अपडेट किया न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप। PB शब्द है क्या ये अब ध्यान रखो, ये एक न्यूज़ शेयरिंग सर्विस है फ्रॉम प्रसार भारती। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि डिज़ाइंड है टू प्रोवाइड डेली न्यूज़ फीड्स इन वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो एंड अदर फॉर्मेट्स टू द सब्सक्राइबर फ्रॉम मीडिया लैंडस्केप। सर्विस ऑफर की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए, एंड प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे न्यूज़ स्टोरीज सभी मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में अक्रॉस 50 कैटेगरीज। ओके, देन यहाँ पे एरेटा दिया हुआ है, वो न्यूज़ जो कुछ गलत प्रिंट हो गई होंगी इनसे लास्ट टाइम जो PT 365 पॉलिटी की आई थी अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 का जो कवर कर रही थी, तो वहाँ पे कुछ गलतियाँ थी तो उन्होंने यहाँ पे एड्रेस की हैं, इन्हें देखते हैं। पहली गलती इनकी आर्टिकल 1.4 जो है जो वहाँ पे आया था प्रिवेंटिव डिटेंशन का, उसमें एक इन्फोग्राफिक थी रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। उसमें इन्होंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है आर्टिकल 22 क्लॉज 1, 22 क्लॉज 2, 22 क्लॉज 3, 22 क्लॉज 4, 22 क्लॉज 7, ये रिलेटेड है प्रिवेंटिव डिटेंशन से। शायद मैंने क्लैरिफाई भी किया था वहाँ पे, अगर नहीं किया तो मेरी तरफ से भी सॉरी। ये रिलेटेड नहीं होते प्रिवेंटिव डिटेंशन से। 22 क्लॉज 1 एंड 2 जो है ये शायद प्यूनिटिव डिटेंशन से रिलेटेड होते हैं। आर्बिट्रेरी अरेस्ट यहाँ पे शायद अगेन गलती लिखा होगा। वाइल आर्टिकल 22 क्लॉज 3, 22 क्लॉज 4 एंड 22 क्लॉज 7 जो है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। एक बार आप खुद जाके देख लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। स्टार्ट के कुछ वहाँ पे क्लॉजेज हैं जो प्यूनिटिव डिटेंशन से है, नॉर्मल अरेस्ट, ओके, जहाँ पे आपके पास बाकी सारे राइट्स होते हैं कि आप अपने लिए लॉयर ढूंढ सकते हो, आपको पता होना चाहिए कौन से ग्राउंड पे आप अरेस्ट किए गए हो, ऐसे ही बिना किसी वारंट वगैरह के नहीं ले जा सकते, हैबियस कॉर्पस वगैरह सब अप्लाई होता है वहाँ पे। वो सब आप देख लो। ओके, आर्टिकल नेक्स्ट इनकी गलती क्या थी, आर्टिकल 2.2 में इन्होंने गलती की थी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ लॉ मेकर्स जो था अंडर प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन 5 सोर्सेज। सेकेंड प्रोविजन जो था वहाँ पे वो इनकरेक्टली मेंशन था, जहाँ पे इन्होंने बोला था कि लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। यहाँ पे इन्होंने बताया था कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंडर प्रोवाइडेड है कि लेजिस्लेटर्स जो हैं उन्हें फ्रीडम है अरेस्ट से, ओके, इन एनी सिविल केस में 40 days बिफोर एंड आफ्टर द एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस एंड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द हाउस। मेन सेशन में, हाउस सेशन में चल रहा है तो वहाँ पे आप अरेस्ट वगैरह नहीं कर सकते सिविल केस में, एंड एडजर्नमेंट के बाद 40 दिन पहले और बाद का होता है कि उतने दिनों में आप अरेस्ट ऐसे नहीं कर सकते। ओके, हाउएवर जो MP होता है वो
ऐसी कोई इम्यूनिटी इन्जॉय नहीं करता है इन क्रिमिनल केस। तो यहाँ पे गलती क्या हुई थी इनसे कि इन्होंने लिखा था लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। ओके, इंस्टेड ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट द सब हेडिंग होनी चाहिए थी इनकी स्टैट्यूटरी प्रोविजन, क्योंकि एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, कोई भी लॉ पार्लियामेंट ने नहीं बना रखा है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को लेकर। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं इनकी गलती जो थी आर्टिकल 2.4 में थी। आर्टिकल 2.4 में यहाँ पे इन्होंने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की अंडर इन्फोग्राफिक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस, वहाँ पे मेंशन किया गया था आरसी कूपर केस के बारे में। सो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया था कि अपेक्स कोर्ट जो है उसने बोला है कि बताया दैट प्रेसिडेंट का डिसीजन चैलेंज किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि इमीडिएट एक्शन उसने नहीं लिया था। ओके, दैट इमीडिएट एक्शन वाज नॉट रिक्वायर्ड एंड ऑर्डिनेंस वहाँ पे पास किया गया था प्राइमरली डिबेट्स एंड डिस्कशंस को बाईपास करने के लिए। ओके, सो ऐसा इन्होंने बोल दिया था। एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि आरसी कूपर केस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1970 के सुप्रीम कोर्ट इन द आरसी कूपर केस उसने कोई भी ऐसा एक्सप्रेस नहीं किया था ओपिनियन कि क्या एक्सटेंट है जुरिस्डिक्शन की ऑफ द कोर्ट टू एग्जामिन वेदर द कंडीशन रिलेटिंग टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाज फुलफिल्ड। सो एक बार आप खुद से जाके चेक करोगे आरसी कूपर केस के बारे में, आई थिंक वो बेटर रहेगा। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है मैटर नहीं करता इतना। ओके, सो खुद से आप चेक करोगे तो बेटर रहेगा। देन आर्टिकल 4.4 मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 में भी ये इनकरेक्टली मेंशन किया गया था दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी। जो मॉडल प्रिजन एक्ट है ये बेस्ड है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी जो कि अपॉइंट की थी बाय लॉर्ड मैकॉले। ऐसा कुछ नहीं था। करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, लॉर्ड मैकॉले ने रिकमेंड किया था ओके कि एक कमेटी होनी चाहिए, अपॉइंट की जानी चाहिए जो कि मेजर्स दे अबाउट टू इम्प्रूव डिसिप्लिन इन प्रिजन। ओके, कॉन्सिक्वेंटली उसके क्या हुआ परिणाम स्वरूप 2 जनवरी 1836 को एक प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की, किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ना कि लॉर्ड मैकॉले ने वहाँ पे अपॉइंट की थी ये कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एच शेक्सपियर। ओके, लॉर्ड मैकॉले जस्ट इसके एक मेंबर थे और कमेटी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट की थी 1838 में टू लॉर्ड ऑकलैंड। सो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये थोड़ा ध्यान रखो, प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी किसने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो इसी के साथ ही पॉलिटी का जो डॉक्यूमेंट था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से डॉक्यूमेंट में मिलेंगे। सो नेक्स्ट हम इंटरनेशनल रिलेशंस में मिलेंगे जहाँ पे 26 से स्टार्ट होगा एंड देन ये डॉक्यूमेंट इतना लंबा नहीं है शायद। सो 30 पेजेस के अराउंड ये डॉक्यूमेंट होगा। सो हम वहाँ पे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक्ड इट। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह होते हैं, कोई भी दिक्कत है मेरे पढ़ाने में, तो फिर आप ऑफकोर्स हमेशा एड्रेस कर सकते हो। मैं जो भी कैपेसिटी होगी मेरी उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट स्टेप लूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।